हेलो, गुड इवनिंग, नमस्ते, राम राम, सत श्री अकाल। कैसे भी आप लोग? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। क्या आप सबको मेरी आवाज आ रही है? सुनने या देखने में कोई परेशानी हो तो आप मुझे बता सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं है तो फिर कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। चलो भैया। हेलो युवराज सिंह। ओके, हेलो यदुवंशी, हेलो सतीश, हेलो युवराज सिंह एक और बार। चलिए ठीक है। चलो भैया आते जाओ, फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज हम सेमीकंडक्टर का पोर्शन खत्म करेंगे। चलो जल्दी दी आ जाओ। जय महाकाल भाई, जय महाकाल सतीश। चलो, तो टॉपिक जो आप पढ़ रहे हैं उसका नाम है सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स। जैसा कि इसका नाम बता रहा है, इस टॉपिक के अंतर्गत जिसको हम सेमीकंडक्टर कहते हैं बेटे, बहुत आसान टॉपिक है बेटे, इससे आसान कुछ जिंदगी में था ही नहीं। चलिए तो नम्रता त्रिपाठी बेटे। हेलो नम्रता, क्या हाल है बेटे? मुझे लगता है नम्रता आप एक दो दिन से आ नहीं रहते बेटा। गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड नाइट। अरे भैया सतीश क्या कह रहे हैं? हेलो शिव कुमार, जय हिंद जय हिंद। हेलो जमशेद अंसारी। हेलो हेलो हेलो। ठीक है, चलो भाई ठीक है। ठीक है, चलो भाई काफी सारी बातें हो गई। स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। तो हमारे टॉपिक का नाम है क्या? नहीं, हमारा आज का टॉपिक है रेक्टिफायर। तो रेक्टिफायर से हम स्टार्ट करेंगे कि रेक्टिफायर क्या होते हैं। हिंदी में इन्हें दिष्टकारी कहा जाता है। अच्छा, एक टॉपिक और बता दूं आपको, दिष्टकारी कहा जाता है। रेक्टिफायर क्या होते हैं? अगर आप एनडीए के स्टूडेंट हो तो एनडीए के सिलेबस में ये डायरेक्टली मेंशन नहीं है, लिखा नहीं है। लेकिन अगर आप एयरफोर्स की, नेवी की, कोस्ट गार्ड की, आर्मी टेक्निकल की, यूपी पुलिस, उत्तर प्रदेश पुलिस, दिल्ली पुलिस या उत्तराखंड पुलिस के रेडियो ऑपरेटर के एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या फिर आप बीएसएफ आरओआरएम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन्हीं सबके लिए इंपॉर्टेंट है। सिर्फ एनडीए का एक पोर्शन है जिसमें लिखा नहीं गया है, पर एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, हाँ कोशिश करेंगे कि आज फिनिश कर दे। ठीक है। ठीक है, जय हिंद जय हिंद जय हिंद। ठीक है। अरबाज सर, खाना खा लिया। बहुत अच्छी बात है कि आपने मुझे इन्फॉर्मेशन दी। अगर मुझे आप नहीं बताते कि आपने खाना खा लिया तो शायद बेटा मैं मर नहीं जाता, और हो सकता था कि मर ही जाता बेटे, है ना। ऐसी बातें बताते रहा कि खाना खा लिया, सुबह पटरी पे गया था लोटा लेके, यहाँ गया था वहां गया था। अबे सारी बातें मुझे बताना जरूरी है क्या? अपने तक सीमित रखो यार। मुझे तो लगा कि क्लास नहीं लेंगे। अरे भैया काहे नहीं लेंगे क्लास? अगर मैं यहाँ पर प्रेजेंट हूँ, अगर मैं यहाँ पर प्रेजेंट हूँ, अपने स्टूडियो में हूँ, तो मैं क्लास जरूर लूंगा, है ना। अगर बहुत एक्सट्रीम लेवल पे अगर कोई समस्या हो जाएगी ना, तभी छोड़कर क्लास, अदरवाइज मैं क्लास जरूर लूंगा यार। मैं आपको एक बात बताऊं यार, देखो, आप ये समझ के चलो कि मुझ में एक फर्क है। आप जो लोग, मुझे नहीं पता कौन क्या है, कुछ लोगों को आपने ऐसा देखा होगा कि वो यूट्यूब पे अलग पढ़ाते हैं या एप्लीकेशन पे अलग पढ़ते हैं। भाई मेरा ये हिसाब किताब नहीं है। मैं एप्लीकेशन पे भी उतना ही शिद्दत से पढ़ाता हूँ जितना यूट्यूब पे पढ़ाता हूँ, उतनी ही शिद्दत से पढ़ाता हूँ जहां कहीं और पढ़ाता हूँ। भले ही आप सबके एडमिशन हो चुके हैं, इसके बावजूद भी सारे टॉपिक्स को उतनी ही डिटेल में कराता हूं जिस तरीके से अगर टाइम मेरे पे 4 महीने का होता तब भी इतनी डिटेल से कराता। तो भाई मेरे लिए एप्लीकेशन हो या ये हो, उतनी ही सीरियसनेस है, उतनी ही चीजें हैं। तो आप कभी भी ये मत सोच के देखिए मेरी तरफ से कि भाई मैं, मेरी तरफ से पूरी तरीके से आप डिटेल में ही चीजों को पढ़ रहे हो। ठीक है। कितने आवर्स का हो सकता है क्लास? प्लीज रिप्लाई। 2 घंटे की क्लास होगी, अराउंड 1.5 से 2 घंटे की, है ना। कोशिश करेंगे आज खत्म कर दें, मगर अगर कुछ पोर्शन रह जाता है बाई चांस तो फिर वो कल सेम टाइप पे क्लास दोबारा से 9 PM पे क्लास रखेंगे। ठीक है। क्लास में पढ़ेंगे या बातें करेंगे? नम्रता, घी होता है ना, घी, घी में थोड़ा सा शहद डाल लिया करो और थोड़ा थोड़ा चाटा करो रोज, सुबह और शाम के वक्त थोड़ा थोड़ा चाट लिया करो बेटे। ठीक है। रेक्टिफायर, पहले केस। रेक्टिफायर के बारे में बात लेकर चलूं तो पहली चीज, ठीक है, इट इज द डिवाइस, इट इज द डिवाइस which changes, which changes
अल्टरनेटिंग करंट which changes alternating current to direct current हिंदी में बात लेकर चलूं तो यह है प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित करता है। तो अगर मुझे एसी को डीसी में कन्वर्ट करना है तो मुझे किस चीज का यूज उठाना पड़ेगा? मुझे उठाना पड़ेगा रेक्टिफायर का यूज। आप बोले सर जरूरत कहाँ है? बहुत जगह जरूरत है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप जो मोबाइल चार्जर्स कहलाते हैं, जिसको मोबाइल चार्जर्स कहते हैं, वो क्या है? यही तो है। आजकल जो टीवी भी हमारी चलती है वो भी किस पर आधारित है? रेक्टिफायर पर आधारित है। आप कैमरा चलाते हैं लाइट से चलाकर, तो वो भी किस पर आधारित है? रेक्टिफायर पे। भाई इतनी बिजली नहीं दे सकते ना इसको, और ये सब चीजें डीसी पे चलने वाली है, डायरेक्ट करंट पर। तो आप मोबाइल चार्जर के अंदर एसी को डीसी में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, सिंपल सी बात है। ठीक है भैया, ठीक है जी, चलिए ठीक है, कोई बात नहीं बेटे, मैं नम्रता से बात कर रहा था बेटे। चलिए सेकंड चीज की बात लेकर चलूं तो मुझे ये पता चलता है कि रेक्टिफायर ये काम करता है। अगर पेपर में क्वेश्चन पूछा जाए तो डीसी को एसी में कैसे कन्वर्ट करते हैं? डीसी इज चेंजेस टू एसी बाय यूजिंग इन्वर्टर इन्वर्टर का प्रयोग करके हम दिष्ट धारा को प्रत्यावर्ती धारा में परिवर्तित करते हैं। हम क्या करते हैं? परिवर्तित करके चलते हैं। ठीक है, तो हमें एक बात सिंपल सी समझ में चल रही है, हमें एक बात समझ में आती है कि हम इन दोनों का कन्वर्जन कर सकते हैं। तीसरे पॉइंट की तरफ चलते हैं। तीसरी बात, रेक्टिफायर कितने प्रकार के होते हैं रोजाना जिंदगी में? तो रेक्टिफायर बेसिकली दो प्रकार के हैं। रेक्टिफायर को बोलते हैं दिष्टकारी। रेक्टिफायर को हम दो तरीके से जानते हैं। एक होता है हाफ वेव रेक्टिफायर, जिसको मैं HWR कहकर चलूंगा। और दूसरा होगा मेरे पास, इसको बोलते हैं अर्ध तरंग दिष्टकारी। और दूसरे तरह का जो रेक्टिफायर होगा उसको मैं बोलूंगा फुल वेव रेक्टिफायर की बात करूं तो इसको हम पूर्ण तरंग दिष्टकारी कहकर चलेंगे। तो हम दो तरीके के रेक्टिफायर यूज करते हैं, एक HWR, एक FWR। दो तरह के रेक्टिफायरों का बेसिकली हम प्रयोग करते हैं। तो अब हम एक एक चीज को पढ़कर चलेंगे कि क्या होगा क्या नहीं होगा। तो पहला जो हमारा केस है उसका नाम होता है हाफ वेव रेक्टिफायर। नम्रता बेटे, हाफ वेव रेक्टिफायर। अर्ध तरंग दिष्टकारी। अर्ध तरंग दिष्टकारी, इसको हम HWR कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? हाफ वेव रेक्टिफायर कहकर चलते हैं। ठीक है, चलिए बेटे थोड़ा सा संयम रखो अपने आप पर। चलिए अगर मैं इसको फुल वेव रेक्टिफायर में डालूंगा, सॉरी हाफ वेव रेक्टिफायर में डालूंगा, HWR में डालूंगा, तो मुझे जो आउटपुट देखने को मिलेगा वो कैसा देखने को मिलेगा? मुझे जो आउटपुट देखने को मिलेगा वो मिलेगा 1 1
और 1, बीच वाली चीज गायब होगी और ऐसा जो हमें रेक्टिफायर देखने को मिलता है उसे हम ये कहकर चलते हैं, इसको हम बोलते हैं एसी, इसको हम बोलते हैं डीसी। अब आप बोलेंगे सर डीसी तो सीधी लाइन होती है, जरूरी नहीं है। डीसी का मतलब, दिष्ट धारा का मतलब सिर्फ इतना होता है कि अपनी दिशा ना बदले। दिशा ना बदलने का मतलब ये हुआ नीचे ना आए, जो सिर्फ ऊपर ऊपर चलेगी उसको भी हम डीसी ही कहकर चलेंगे। तो है तो ये दिष्ट धारा ही, लेकिन एक्चुअली में ये ऊपर की तरफ चल रही है, लेकिन क्योंकि ये बार बार बदल रही है तो इसको पल्सेटिंग डीसी कहा जाता है। मतलब जो बार बार बदलती है उसको हम दिष्ट धारा तो कहते हैं, लेकिन ये एक जैसी नहीं है, कंटिन्यूस नहीं है, ये नियत बिल्कुल नहीं है, एक जैसी नहीं है। कुल मिला के ये बात समझ के चले, है तो ये भी। तो आप सिंपल सी बात समझ के चलें कि इसके अंतर्गत की बात लेकर चलूं तो ऐसे लिख सकता हूं, तो एसी है, एसी से आपको डीसी देखने को मिली। एसी जो जिसमें दिशा बदले और डीसी मतलब जिसमें दिशा ना बदले। हाँ, पूरी तरीके से तो नहीं है दिष्ट धारा, लेकिन इतनी बात पता चल रही है कि दिशा नहीं बदल रही है तो डीसी तो है, अच्छी डीसी नहीं है, कंटिन्यूस नहीं है, लगातार नहीं मिल रही है। चलिए अब हाफ वेव रेक्टिफायर का सर्किट डायग्राम बना ले जरा सा, कैसा बनता है सर्किट डायग्राम, मतलब बनता कैसे, अगर आप घर में रेक्टिफायर बनाना चाहते हो तो कैसे बना सकते हो, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। यहां लगा दिया एसी, चलिए यहां लगा दिया एक और कॉइल, यहां पर हमने लगा दी एक और कॉइल, या कॉइल कम कर देते हैं, यहां पर एक डायोड का इस्तेमाल कर लेता हूं। ये RL कहलाता है, इसको लोड रेसिस्टर कहते हैं। और इसके अलोंग जो हमें मिलता है वो हमें मिलता है डीसी, जिसे हम डायरेक्ट करंट कहते हैं। यहां पर जो दिया है वो एसी है, इसके बीच में जो चीज लगी है इसको ट्रांसफॉर्मर कहा जाता है। इसमें 2 लाइनें खींच देता हूं तो इसको मैं पोल ट्रांसफॉर्मर कह देता हूं। पोल ट्रांसफॉर्मर है, ये डायोड D1 है, तो डायोड क्या है, D1 है। तो होता क्या है, पहले केस में फॉर पॉजिटिव साइकिल यानी धनात्मक चक्र के लिए देखिए, जब एसी की पॉजिटिव साइकिल आती है, पॉजिटिव साइकिल मतलब ऐसी वाली, ये पॉजिटिव आती है, तो अगर एसी की पॉजिटिव आएगी तो यहां पर भी पॉजिटिव नेगेटिव होगा, यहां पर भी क्या होगा, पॉजिटिव नेगेटिव होगा। ये पॉजिटिव से कनेक्टेड है, ये वाली चीज क्या होती है, डायोड की पॉजिटिव से, और ये माइनस वाली किससे कनेक्टेड है, माइनस से, तो ये डायोड काम करेगा। ऐसे में क्या होगा, फॉर पॉजिटिव साइकिल D1 वर्क्स, और D1 वर्क करेगा तो आउटपुट विल बी ऑब्टेन्ड। तो पॉजिटिव साइकिल के लिए तो ये काम करेगा, ऑब्टेन्ड। तो अगर हम बात लेकर चलो पॉजिटिव साइकिल की, तो इनपुट की पॉजिटिव साइकिल के लिए काम करेगा, है ना। तो D1 कार्य करेगा और निर्गत प्राप्त होगा। लेकिन जैसे ही हम इसकी नेगेटिव साइकिल लगाएंगे, एसी की नेगेटिव साइकिल, और नेगेटिव साइकिल ऋणात्मक चक्र के लिए, तो नेगेटिव के लिए यहां पर क्या आ जाएगा, माइनस, नेगेटिव के लिए यहां पर क्या आ जाएगा, माइनस, और यहां क्या आ जाएगा बेटा, प्लस। तो यहां पर आ गया आप लोगों का प्लस, यहां आ गया माइनस, नेगेटिव साइकिल होगी, यहां भी माइनस यहां भी प्लस, ये मैंने मिटाई नहीं, माइनस यहां जुड़ जाएगा। तो जब डायोड का पॉजिटिव टाइप P नेगेटिव से जुड़ा होता है और जो N जो होता है वो P से जुड़ा होता है, मतलब डायोड रिवर्स बायस हो जाता है। रिवर्स बायस का मतलब है उत्क्रम अभिनत में चला जाता है, और उत्क्रम अभिनत का जब केस बनता है तो उत्क्रम अभिनत के केस में हमें पता है कि उत्क्रम अभिनत में ये कंडीशंस देखने को मिलती हैं। तो हम अगर बात लेकर चलें इस वाली चीज की, तो हमें एक बात समझ में आता है कि इस वाले केस की बात लेकर चलूं तो नेगेटिव साइकिल के लिए, ऋणात्मक चक्र के लिए बात लेकर चलूं तो D1 विल नॉट वर्क, क्योंकि रिवर्स बायस हो गया है, डायोड काम नहीं करेगा, डायोड काम नहीं करेगा,
नहीं करेगा। ऐसे ही एसी साइकिल के ऐसे ही पूरा का पूरा चक्र चलता जाता है। पॉजिटिव का तो आउटपुट में मिलता है, पर नेगेटिव का नीचे कुछ नहीं मिलता है, सिर्फ पॉजिटिव पॉजिटिव के डंडे आपको प्राप्त होते हैं। और इस तरीके से जो हमारा काम करता है, इसी को हम क्या बोलते हैं, हाफ वेव रेक्टिफायर, यानी इसी को हम अर्ध तरंग कहते हैं। अर्ध तरंग क्यों बोला, क्योंकि जो एक चक्र होता है इसका नेगेटिव गायब हो जाता है, सिर्फ आधा आधा मिलता है, इसलिए इसको हमने हाफ वेव कहा है। तो इसको हम अर्ध तरंग कहकर चलते हैं। तो ये बात समझ के चलो कि हम इसको क्या कहकर चलते हैं, इस चीज को इस तरीके से लिखकर चलते हैं। तो इसमें इन दोनों की चीजें होती हैं, ठीक है। चलिए चलिए नम्रता चली गई क्या क्लास से? चलिए नेक्स्ट चीज, कुछ हाफ वेव रेक्टिफायर के फॉर्मूलेस हैं, इनकी बात कर लेते हैं। फॉर्मूलेस की बात कर लेते हैं। जो हमें डीसी प्राप्त होती है उसका फॉर्मूला हम लिख सकते हैं आई नॉट बाय पाई, आई नॉट बाय पाई। ऐसी ही मैं वीडीसी जो प्राप्त हुई है उसका वोल्टेज लिखूं तो मैं इसको वाई वी नॉट बाय पाई लिख सकते हैं। ये मेरे करंट और वोल्टेज प्राप्त होते हैं। आई आर एम एस निकालना हो कितना होगा, तो आई आर एम एस की वैल्यू आई नॉट बाय रूट 2 नहीं होती है, यहाँ पर 2 होती है डीसी के केस में। और यहां पर वी आर एम एस की बात करूं तो यहां पर वी नॉट बाय 2 होती है इसके केस में। इसको हम इस तरीके से लिखकर चलते हैं। नेक्स्ट केस, ये फॉर्मूला नंबर 1 हो गया। नेक्स्ट केस, ठीक है, द पार्ट ऑफ एसी seen in DC is known as a ripple factor कहकर चलता है। हिंदी में बात लेकर चलूं तो दिष्ट धारा में, निर्गत दिष्ट धारा में प्रत्यावर्ती धारा का होना उर्मिका कहलाता है। उर्मिला नहीं है, ये उर्मिका है, उर्मिका कहलाता है। तो एक बात समझ के चलिएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं। देखो क्या होता है, हमने बोल तो दिया कि हमें डीसी प्राप्त हुई, पर एक्चुअली में क्या होता है, अगर मैं इसका सच में इस्तेमाल करूंगा तो मुझे कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत एसी इसमें भी प्राप्त होगी। किसमें? क्योंकि भाई अब डायोड नेगेटिव में हल्का फुल्का काम करता है, क्योंकि माइनॉरिटी चार्ज के लिए निम्न आवेश वाहक तो है, तो एक्चुअली में थोड़ी बहुत एसी प्राप्त हो सकती है डीसी के अंदर। तो अगर एसी जरा सी भी प्राप्त होती है तो उसको हम रिपल फैक्टर कहते हैं। रिपल फैक्टर का मतलब उर्मिका कहते हैं। और उर्मिका जितनी कम होगी, जितनी बाहर एसी कम आएगी, उतना हमारे लिए अच्छा होगा। तो हम चाहते हैं कि रिपल फैक्टर, जिसको हम उर्मिका कहकर चलते हैं, उर्मिका कम से कम होनी चाहिए, हम ये मानकर चलते हैं। तो अगर रिपल फैक्टर लिखना चाहते हो तो मैं रिपल फैक्टर को RF से लिख देता हूं, और इसकी वैल्यू जो होती है उसको लिखते हैं एसी का होना डीसी वाले के अंतर्गत, यानी IAC अपॉन IDC क्या कहलाता है, रिपल फैक्टर कहलाता है। और हाफ वेव रेक्टिफायर की बात लेकर चलूं तो इसके लिए इसका मान 1.21 निकलता है। मतलब ये मानकर चलो कि 21% जो होती है वो आपकी एसी प्राप्त हो जाती है डीसी के अंतर्गत। हम कहते तो हैं कि हमें दिष्ट धारा प्राप्त हो रही है, पर उसके अंदर भी 21% क्या है, एसी प्राप्त होती है। 1.21 इसकी वैल्यू निकलकर आती है। तो इसी को हम रिपल फैक्टर या उर्मिका गुणांक कहकर चलते हैं, उर्मिका गुणांक कहलाते हैं। बोलिए भैया, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, उर्मिका गुणांक कहता है। पॉइंट नंबर थर्ड की बात करें तो ये रेक्टिफायर कितना अच्छा काम कर रहा है, इसको हम बोलते हैं, इसके निकालते हैं दक्षता से। किसकी दक्षता क्या है, और दक्षता का फॉर्मूला तो हम जानते ही हमेशा एक ही है, ईटा बराबर पी आउटपुट अपॉन पी इनपुट इंटू में 100%। फॉर्मूले में तो कोई दिक्कत है नहीं, नाश मार दोगे वरना तुम फॉर्मूले का। तो अगर मैं इसकी बात लेकर चलूं, इसकी वैल्यू निकलेगी। अगर मैं आपको लिखूं कि इसकी कितनी वैल्यू होती है, तो अगर RL की वैल्यू RF से बहुत ज्यादा होगी, रिपल फैक्टर से इसकी वैल्यू बहुत ज्यादा है, उस केस में इसकी जो दक्षता निकलती है वो निकलती है 40.6% निकलती है। और अगर RL की वैल्यू RF के बराबर होती है, उस केस में
इसकी जो वैल्यू निकलती है वो निकल कर आती है, मतलब अगर इसकी बात लेकर चलूं तो ये 20.3% निकल कर आती है। ये इन दोनों का क्या है, दक्षता है। तो अगर आपसे पेपर में पूछा जाए कि सर बताइए, अधिकतम होती है 40.6, अगर आपसे पूछा जाए बता हाफ वेव रेक्टिफायर यानी जो अर्ध तरंग दृष्टिकारी होता है उसकी दक्षता कितनी है, तो आप उत्तर लगा के आ जाएगा 40.6% इसकी दक्षता है। समझ में आ रही है बात? ठीक है, क्या बोल रहे हैं सर, जब डीसी में एसी होता है तो करंट क्यों नहीं लगता? बेटा अरबाज, करंट लगता है, पर आप जिन डीसी को पकड़ते हैं वो बहुत हल्की डीसी है ना। दूसरा, आपके बॉडी पर रेसिस्टेंस पे डिपेंड करता है, बॉडी के रेसिस्टेंस पे भी डिपेंड करता है। जो बैटरी के कारबार के हम जो बैटरीज पकड़ते हैं उन सब से हमें झटके नहीं लगते हैं, क्योंकि उस केस में हमारा रेसिस्टेंस डीसी वोल्टेज के लिए बहुत ज्यादा होता है। पर अगर आप कहो कि सर बिल्कुल नहीं लगता है, लगेगा, बिल्कुल लगेगा। आप मुंह से चिपका के देख सकते हैं। अगर आप थोड़ा सा और अच्छा कंडक्टर बना दे, अगर मेरा प्रतिरोध थोड़ा सा और कम कर दे, तो आपको अच्छा खासा झटका लगेगा। अगर आप केबल जो हमारे घरों में आती है ना, जो डीसी केबल आया करती थी, कभी आप उसे मुंह पे रख के देखिएगा, आपको बहुत बढ़िया जबरदस्त झटका दिखाई देगा, आपको तारे दिखाई दे जाएंगे। चलिए, तो हमने कहा ए पॉइंट, तो इसकी दक्षता जो है उसको हम इस तरीके से लिखकर चलते हैं। फोर्थ, इफ इनपुट फ्रीक्वेंसी इज, ये फ्रीक्वेंसी को चेंज नहीं कर सकता, इनपुट फ्रीक्वेंसी इज एफ, देन आउटपुट फ्रीक्वेंसी विल ऑल्सो बी एफ। तो ये भी आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि भाई अगर निवेशी आवृत्ति अगर एफ है तो निर्गत आवृत्ति कितनी होगी, वो भी सेम होगी। मतलब आप लोगों ने कभी किया नहीं होगा, लेकिन ये बचपन में मैंने किया है। मतलब मैं जब छोटा था, मेरे घर पे केबल टीवी लगी थी, और मुझे याद है कि केबल वाला क्या करता था, अपने दांतों से छील देता था। उसके अंदर डीसी वोल्ट आता है, मैं आपको बता दूं लगभग 45 वोल्ट का डीसी वोल्टेज आता है। और उस वक्त पे मैंने छोड़ दिया था और टच किया था, और इतना तेज झटका लगा था कि क्या ही कहें। इनपुट आउटपुट फिगर मतलब दिन में तारे नजर आ गए थे, एकदम लाल लाल हो गया था सब कुछ आंखों के सामने। यदि निवेशी आवृत्ति, अब उनको तो आइडिया है, निवेशी आवृत्ति कैपिटल एफ हो तो निर्गत आवृत्ति, नम्रता कहां चलेगी बेटे? कैपिटल एफ होगी। तो हमें ये समझ में आ जाओ कि हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, हाफ वेव रेक्टिफायर कहते हैं। पेपर में क्वेश्चन क्या बन सकता है, या तो आवृत्ति का क्वेश्चन बन सकता है, या पूछा जा सकता है इसकी अधिकतम दक्षता क्या होती है। ये क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। पॉइंट नंबर चलते हैं अगला, दैट इज फुल वेव रेक्टिफायर। फुल वेव रेक्टिफायर, हिंदी में इसे पूर्ण तरंग दृष्टिकारी कहते हैं। पूर्ण तरंग दृष्टिकारी कहते हैं, यानी FWR कहते हैं। FWR के अंतर्गत क्या होता है, अगर आप इनपुट में AC देंगे, AC AC AC, तो DC अगर आप इसको देते हैं फुल वेव रेक्टिफायर के अंदर, ये पूरा डब्बा इसी का है। और इसके बाद जो आपको आउटपुट देखने को मिलेगा, यानी निर्गत जो देखने को मिलेगा, वो आपको मिलेगी कुछ इस तरह की एसी। ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, ये हो गया बेटा। तो हमें ये पता चलेगा कि अब की बार जो नीचे की साइकिल थी उसमें अभी मिलने लग गई, मतलब आपको दो तरंगे प्राप्त होने लग गई। पहले आपको सिर्फ पॉजिटिव पॉजिटिव की मिल रही थी, धनात्मक धनात्मक की, अब नेगेटिव वाली भी मिलने लग गई है आपको पॉजिटिव में। और इस तरीके से हमने अच्छी डीसी और बना ली। ये भी अभी फ्लक्चुएटिंग डीसी है, प्योर डीसी ये भी नहीं है। आगे चल के हम इसमें फिल्टर लगाते हैं, तब जाके रिमूव करते हैं। लेकिन अभी अब बात लेकर चले तो अभी तो हम बेसिक पढ़े, तो ये प्रत्यावर्ती धारा है। और इसकी बात करें तो इसको हम डीसी कहते हैं। ये मेरी दिष्ट धारा है, दिष्ट धारा है। तो अगर मैं इसकी बात लेकर चलूं तो इसको हम दिष्ट धारा कहते हैं। चलिए, नम्रता बिटिया आ गई आप, चलिए।
चलिए फिर से हमने इसका सर्किट डायग्राम कैसे बनेगा, सर्किट डायग्राम यहां दे दी एसी, एसी दे दी, एसी दिखने में कैसी होती है ऐसी। यहां आपने एक ट्रांसफार्मर लगा दिया, ट्रांसफार्मर का काम होता है वोल्टेज को कम करना। अगर आप 220 वोल्टेज लगा रहे हो ताकि ट्रांसफार्मर से 220 को हम 5 वोल्ट में चेंज कर पाए, और या फिर और भी कम में जितने की आपको जरूरत है। जैसे मोबाइल चार्जर जनरली 9 वोल्ट पे काम करते हैं, 5 वोल्ट पे काम करते हैं। हमने कहा इधर पे भी एक डायोड लगाते हैं अब की बार, अब की बार एक डायोड यहां भी लगा देते हैं और एक कनेक्शन बीच में से दे देते हैं। यहां पर अब की बार हम RL लगा देते हैं और इन सभी चीजों को हम एक साथ जोड़ देते हैं। इसको मैं RL कह देता हूं, लोड रेसिस्टर, जो लोड है टीवी फ्रिज वॉशिंग मशीन का, जो आप आउटपुट में लगाओगे। और इसके आउटपुट में जो आपको वोल्टेज मिलता है वो कैसा प्राप्त होता है, वो आपको प्राप्त होता है DC का प्राप्त होता है। चलिए ये आपका पोल ट्रांसफार्मर हो गया, इसको हम पोल ट्रांसफार्मर कहते हैं। ये हमारा क्या है, सर्किट डायग्राम है। तो पहला केस, जब AC की पॉजिटिव साइकिल आती है और पॉजिटिव साइकिल, इसको डायोड D1 कह दिया, इसको डायोड D2 कह दिया। 1 मिनट का टाइम देना, नोट डाउन करना। पैंतीस वॉट तक का चार्जर है गुरुदेव। हाँ वो तो पावर है उसकी। चलिए फॉर पॉजिटिव साइकिल, धनात्मक चक्र के लिए, तो धनात्मक चक्र के लिए जब पॉजिटिव साइकिल जाती है तो D1 फॉरवर्ड बायस होता है, अग्र अभिनत होता है, यानी वर्क करता है। और जो D2 होता है वो आपका रिवर्स बायस होता है, यानी काम नहीं करता है, ऑफ होता है। ऐसे लिख देता हूं इसको, ये ऑन होता है, ये क्या होता है, ऑफ होता है। तो अगर आप जब पॉजिटिव साइकिल देते हैं तो पॉजिटिव साइकिल के लिए आपको पॉजिटिव देखने को मिलता है। लेकिन जब नेगेटिव साइकिल आती है, और नेगेटिव साइकिल जब AC की ऋणात्मक चक्र देखने को मिलता है, तो ऋणात्मक चक्र के अंतर्गत D1 जो डायोड होता है वो आपका रिवर्स बायस हो जाता है, और D2 जो होता है वो फॉरवर्ड बायस होता है। एक्चुअल में एक ना एक डायोड हमेशा काम करता है। तो पहले डायोड से हमें पहली साइकिल मिल जाती है और दूसरे डायोड से हमें दूसरी साइकिल मिल जाती है, पर हमें दोनों की दोनों प्राप्त होती है। तो ये ऑफ हो जाता है अब की बार, ये क्या हो जाता है, ऑन हो जाता है। और जो हमें आउटपुट देखने को मिलता है वो देखने को मिलता है पहली साइकिल पॉजिटिव से, नेगेटिव साइकिल से ये, फिर पॉजिटिव साइकिल से ये, फिर नेगेटिव साइकिल से ये, फिर पॉजिटिव साइकिल से ये, और इस तरीके का आपको आउटपुट देखने को मिलता है। इसको हम फुल वेव रेक्टिफायर यानी पूर्ण तरंग दृष्टिकारी कहकर चलते हैं। तो अगर मैं बात लेकर चलूं तो इसको हम फुल वेव रेक्टिफायर कहकर चलते हैं। क्या बात समझ आई? चलिए इनके भी कुछ फॉर्मुलेज हैं, उनको भी मेंशन कर लेते हैं। फॉर्मुलेज, पहला जैसे वहां लिखा था एवरेज, वैसे यहां भी लिखेंगे। पहली एवरेज वैल्यू, औसत मान। औसत मान की बात करूं तो हमें जो VDC प्राप्त होता है, अगर मैं बात लेकर चलूं तो वो हमें प्राप्त होता है 2V0 बाय पाई के बराबर। और जो मुझे VAC प्राप्त होता है एवरेज उसका, वो भी मुझे प्राप्त होता है 2V0 बाय पाई के बराबर। तो हमें जो एवरेज प्राप्त होता है वो 2V0 बाय पाई और 2I0 बाय पाई देखने को मिलता है। तो हमें जो एवरेज देखने को मिलता है वो ये मिलता है, VAC हो गया और IAC हो गया। यार क्या लिख दिया मैंने यार, VDC और IDC लिखना था यार।
चलो यहाँ आईडीसी लिख देता हूँ, उल्टा कर देता हूँ। आईडीसी बराबर कितना होगा 2I0/पाई। पहले मैंने आई लिख दिया फिर वी लिख दिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, फॉर्मूले तो दोनों के सेम होंगे। ठीक है, चलिए ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं आरएमएस वैल्यू की, कि आरएमएस वैल्यू क्या होती है। तो पिछले वाले केस में वी आरएमएस जो निकल रहा था वो V0/2 निकल रहा था, और आई आरएमएस निकल रहा था I0/2। इस बार जो आई आरएमएस की जो वैल्यू होती है इसको बोलते हैं रूट मीन स्क्वायर। मीन स्क्वायर जो वैल्यूज मिलती हैं, यानी वर्ग, माध्य, मूल, जो आपको मान निकलते हैं वो निकलते हैं VRMS इक्वल टू अब की बार V0/√2, और IRMS कितना देखने को मिलता है अब की बार I0/√2। अब की बार पूरी साइकिल का आपको देखने को मिलता है। तो इनकी वैल्यू की बात लेकर चलूं तो इस केस में इसका फॉर्मूला ये बनते हैं। केस नंबर 3, रिपल फैक्टर, वही डेफिनेशन है रिपल फैक्टर, इसको बोलते हैं उर्मिका गुणांक। गुणांक RF, उर्मिका, उर्मिला, उर्मिला, उर्मिला नहीं उर्मिका। चलिए RF की बात करूं तो आई, RF की बात लेकर चलूं तो IDC अपॉन IAC, यानी IDC अपॉन में IAC, इन दोनों का जो मान निकल कर आता है, मेरे को AC की बात लेकर चलूं कि इन दोनों की जो वैल्यू निकल कर आती है वो वैल्यूज बच्चों निकल कर आती है लगभग 48% निकल कर आती है। जबकि मैं एफिशिएंसी की बात लेकर चलूं कि इसकी एफिशिएंसी कितनी होती है, तो पिछले वाले की कितनी एफिशिएंसी थी 40, है ना, एवरेज 40 थी, और इसकी दक्षता की बात करें तो यहाँ 80 हो जाती है, दुगनी एफिशिएंसी हो जाती है। तो इसमें जो दक्षता निकलती है लगभग वो कितनी निकलती है, तो एफिशिएंसी जो दक्षता प्राप्त होती है उसका मान लगभग 80.2% निकल कर आता है। तो अगर मुझसे पूछा जाए कि बताइए सर हाफ वेव रेक्टिफायर अच्छा है या फुल वेव रेक्टिफायर अच्छा है, तो आप साफ साफ कह सकते हैं कि सर फुल वेव रेक्टिफायर अच्छा है, क्योंकि फुल वेव रेक्टिफायर के अंदर यानी पूर्ण तरंग दृष्टिकारी के अंदर हमें दक्षता ज्यादा प्राप्त करती है, और हम तो चाहते हैं कि हमारा सिग्नल खराब ना हो, इसलिए ज्यादा अच्छा क्या है आपका ये देखने को मिलता है। नोट एक छोटा सा डाल के लिख लीजिए, द रिपल्स इन द आउटपुट। अब जो आउट रिपल्स मिल रही हैं, जो एसी मिल रही है आउटपुट में, इन द आउटपुट कैन बी रिमूव्ड बाय यूजिंग फिल्टर्स। कुछ फिल्टर्स होते हैं उनका यूज करके हम इसको लिख कर चल सकते हैं। तो जो निर्गत में उर्मिका देखने को मिल रही है उसे फिल्टर द्वारा दूर कर सकते हैं, दूर कर सकते हैं। तो उसको हम फिल्टर द्वारा क्या कर सकते हैं, दूर कर सकते हैं। सिंपल सी बात है। तो उसको हम इस तरीके से रिव्यू कर सकते हैं। क्या बोल रहे हैं, तो डीसी का सिंबल, बेटा एसी का सिंबल क्या है, एसी का सिंबल क्या है बेटा, एसी का सिंबल ये होता है बेटा, और डीसी का सिंबल क्या होता है, ये होता है बेटा, है ना। बचपन से बना रहे हो ना बेटा, ऐसे बैटरी के साइन, बैटरी बना रहे हो मतलब क्या, डीसी सिग्नल प्रोवाइड करा रहे हो, और अगर एसी बनानी तो ऐसा सिग्नल बचपन से तो बना रहे हो बेटा। हर बात क्या कर रहे हो बेटा, ठीक है, बात समझे, ठीक है। तो हमारे रिपल्स की बात लेकर चलो तो उसको हम इस तरीके से रिमूव कर सकते हैं। टॉपिक नंबर नेक्स्ट इज ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर्स, इसको बोलते हैं ट्रांजिस्टर। बहुत इंपॉर्टेंट चीज, और लिखकर जरूर चलें, समझे कि क्या होता है क्या नहीं होता है, ठीक है। ट्रांजिस्टर, पहला पॉइंट, ट्रांजिस्टर होते क्या है, क्या सुने हैं कभी ट्रांजिस्टर। इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू पीएन जंक्शन डायोड्स। टू पीएन जंक्शन डायोड्स, अगर आप दो डायोड मिला देंगे तो दो डायोड मिलाने से हमारा क्या बनता है, ट्रांजिस्टर नाम की चीज बनती है। तो यह दो डायोडों का संयोजन है।
का संयोजन है, संयोजन है। तो आप दो डायोड लगा देंगे तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा। कोई फिगर हो दिखा सकूं, मुझे लग तो नहीं रहा कि होगा। चलिए ट्रांजिस्टर के बारे में बात लेकर चलो। तो ट्रांजिस्टर आपने रोजाना जिंदगी में देखा हो, एक ऐसा चीज होती है जिसमें एक तरफ तो चिकनी होती है, दूसरी तरफ से गोल होती है, और इसके तीन डंडे बने होते हैं। इस तरह की चीज आपको ट्रांजिस्टर देखने को मिलेगा, और ये इसके बिना कोई इंस्ट्रूमेंट बन ही नहीं सकता, ये समझ लो। तो ट्रांजिस्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज रखता है। तो हमें ये समझ में आता है कि ट्रांजिस्टर इस तरीके का दिखने में होता है। ये कुछ टाइप ऑफ ट्रांजिस्टर है, सभी के तीन तीन आउटपुट होंगे। चलिए सेकंड पॉइंट, इट इज ऑल्सो नोन एज, इट इज ऑल्सो नोन एज बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर इसको एक और नाम से जानते हैं, इसको बीजेटीबी कहते हैं, बीजेटीबी कहलाता है। ठीक है, यह द्विध्रुवीय ट्रांजिस्टर होता है। इसका मतलब मैं आपको बता दूं, द्विध्रुवी का, इसको आप किसी भी साइड से लगा सकते हो। तीसरा पॉइंट, पॉइंट नंबर थर्ड, ठीक है, इट इज अ करंट कंट्रोल डिवाइस, करंट कंट्रोल्ड डिवाइस। यह है धारा से, ये धारा से, ये धारा चलित युक्ति है। ये धारा चलित युक्ति है। पॉइंट नंबर फोर्थ, ठीक है। तो अगर मैं बात लेकर चलूं इस सिग्नल की, तो हम इसको इस तरीके से लिखकर चल सकते हैं। तो इसकी बात लेकर चलूं तो ट्रांजिस्टर जो होता है वो ये होता है, इट इज ऑफ टू टाइप्स, दो टाइप का ट्रांजिस्टर होता है। कभी आप लोगों ने रोजाना जिंदगी में सीखा हो, दो प्रकार का होता है, एक को बोलते हैं पीएनपी ट्रांजिस्टर और दूसरे को बोलते हैं एनपीएन ट्रांजिस्टर। तो हम इन्हीं दोनों को डिटेल में पढ़ेंगे कि पीएनपी ट्रांजिस्टर और ये हमारी क्या क्या होते हैं। ये दोनों नाम आपने जरूर सुने हो, ठीक है। तो हम ये जानना चाहेंगे कि ट्रांजिस्टर बनता कैसे है, ट्रांजिस्टर की क्या क्या चीजें होती हैं, ट्रांजिस्टर के अंदर कितने इनपुट होते हैं, कितने आउटपुट होते हैं, वगैरह वगैरह फलना टिकना। और ट्रांजिस्टर में से कौन सा ट्रांजिस्टर अच्छा है, क्या पीएनपी ट्रांजिस्टर अच्छा होता है या एनपीएन ट्रांजिस्टर अच्छा होता है, इन्हीं सबको एक एक करके सीखेंगे। दोनों ही ट्रांसफॉर्मर के भागों की बात करें तो पार्ट्स ऑफ ट्रांजिस्टर,
ट्रांजिस्टर के भाग देखिए, ट्रांजिस्टर बेसिकली तीन हिस्सों से मिलकर बनता है। ट्रांजिस्टर बेसिकली तीन हिस्सों से मिलकर बनता है। अगर आप ट्रांजिस्टर को कभी देखें तो वो कौन कौन से तीन पार्ट होते हैं? पहला, दूसरा और तीसरा, ये तीन भाग होते हैं, जिसमें से पहला जो होता है उसे हम एमिटर कहते हैं अपनी फिजिक्स में। इसको हम उत्सर्जक कहकर चलते हैं। दूसरा जो भाग होता है उसे हम बेस कहते हैं। इसको हम नाम देते हैं बेस। बेस मतलब आधार, आधार जो इन दोनों चीजों को अलग करता है। और दूसरी तरफ होता है कलेक्टर। कलेक्टर मतलब होता है संग्राहक। ये तीन भाग होकर चलते हैं। संग्राहक तीन भाग होकर चलते हैं। तो अगर मैं बात लेकर चलूं तो एनपीएन ट्रांजिस्टर अच्छा है। अच्छा जी, कैसे, क्यों भैया? इसका भी मुझे आंसर दे दे, ठीक है? क्यों अच्छा है अरबाज? इसका भी उत्तर दे दे, जब इतनी सारी बातें बता रहे हैं आप तो मुझे। चलिए बताएं जरा, ट्रांजिस्टर एनपीएन अच्छा क्यों है, तो इससे भी हमें पता लगेगा। पेपर के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीजें। क्वेश्चन बहुत कॉमनली पूछा जाता है कि बताओ हम सबसे ज्यादा डोपिंग किसकी रखेंगे, और डोपिंग के अलावा बात लेकर चलूं, डोपिंग का मतलब होता है अशुद्धियां किसमें सबसे ज्यादा मिलाएं। और दूसरा, आकार की बात लेकर चलें तो सबसे बड़ा आकार किसका रखें। तो भैया पहली चीज, अगर डोपिंग की बात की जाए तो देखिए आगे चल के पढ़ोगे कि एमिटर से इलेक्ट्रॉन्स निकलकर यहां पहुंचते हैं, यहां से इलेक्ट्रॉन निकलकर यहां पहुंचते हैं। तो अगर 100 पैदा हुए तो 100 पहुंचे, 500 पैदा हुए तो 500 पहुंचे, 1000 पैदा हुए तो 1000 पहुंचे, 20,000 पैदा हुए तो 20,000 पहुंचे। हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा पैदा हो। ज्यादा पैदा कब होंगे? जब हम बात लेकर चलेंगे सबसे ज्यादा डोपिंग हम किसकी करेंगे? एमिटर की। तो उत्सर्जक की हम डोपिंग सबसे ज्यादा इसलिए कहना चाहते हैं क्योंकि हम चाहते हैं ज्यादा क्या हो? चार्ज कैरियर्स पैदा हो, ठीक है? ज्यादा क्या हो? चार्ज कैरियर पैदा हो। तो अगर मैं डोपिंग की बात करता हूं तो डोपिंग की बात करूं तो डोपिंग सबसे ज्यादा होती है एमिटर की, फिर होती है कलेक्टर की, और फिर होती है आपकी बेस की। बेस तो बिल्कुल ही गया गुजरा है, इसकी तो कोई इज्जत करनी नहीं है किसी चीज में। दूसरा, साइज के बारे में बात करूं, साइज किसका बड़ा होता है किसका छोटा होता है? तो जैसा आप फिगर में देख पा रहे हो, सबसे बड़ा साइज हम कलेक्टर का रखते हैं, फिर हम साइज रखते हैं आप लोगों का एमिटर का, और सबसे कम जो साइज रखते हैं वो रखते हैं बेस का। अब आप बोले सर इसमें कैसे रखा, क्यों रखा? बताता हूं क्यों रखा। क्यों रखा कलेक्टर का साइज? इसलिए ज्यादा रखा क्योंकि एमिटर उत्सर्जक से आकर, उत्सर्जक मतलब होता है एमिटर से आकर कलेक्टर से टकराते हैं, मतलब संग्राहक से टकराते हैं, संग्राहक से टकराते हैं। क्योंकि एमिटर, यहां एमिटर, क्योंकि एमिटर उत्सर्जक से आकर इलेक्ट्रॉन कलेक्टर से टकराते हैं, संग्राहक से टकराते हैं। तो देखिए यहां से 100 इलेक्ट्रॉन आए और 100 के 100 इलेक्ट्रॉन किस में टकराए? कलेक्टर में। तो भाई जब इसमें टक्कर होगी इसमें हीट भी तो पैदा होगी, तो बहुत सारी ऊष्मा के पैदा करता है, बहुत सारी हीट यानी ऊष्मा पैदा करता है, पैदा करता है। यह जल ना जाए, जल ना जाए इसलिए साइज बड़ा रखते हैं, साइज बड़ा रखते हैं, और ऊष्मा क्षेत्रफल ज्यादा होने से बाहर चली जाए, चली जाए। भैया जी थाली में
जो दलिया होता है वो जल्दी ठंडा होता है ना, बल्कि कटोरी में दलिया रखेंगे तो गर्म देर में ठंडा होगा, क्योंकि भैया क्षेत्रफल बढ़ेगा तो ज्यादा ज्यादा ऊष्मा निकलेगी। इसी कारण से हम कलेक्टर का जो साइज रखते हैं वो हमेशा क्या रखते चलते हैं, बड़ा रखकर चलते हैं, ताकि आपका ये जो डायोड है वो जल ना जाए। सिंपल सी बात है, इस तरीके से हम इसको पढ़कर चलते हैं। अब कोई भी डायोड लगाएं कैसे, किसको फॉरवर्ड वाइज, किसको अग्रभिन्नत, किसको उत्क्रम अभिन्नत, ये भी देखना पड़ेगा। तो अगला पॉइंट है हमारे पास बाइसिंग। बाइसिंग, ठीक है, बाइसिंग अभी समझा दूंगा, लेकिन अगर आपने थोड़ा कभी पढ़ा है तो किसको फॉरवर्ड और किसको, पहले वाले को फॉरवर्ड रखें दूसरे वाले को फॉरवर्ड रखें, एक क्वेश्चन बनता है। सारी बातें आपको बता रहा हूं, सुनते चलिएगा। चलिए ठीक है, इसको बोलते हैं एमिटर बेस और दूसरा बोलते हैं कलेक्टर बेस। देखिए ये जो ट्रांजिस्टर बना है, यहां से एक वायर लेकर आओगे, एक वायर यहां लेकर आओगे, तो इन दोनों वायर को फॉरवर्ड या रिवर्स किसी में कनेक्ट करना पड़ेगा ना। मान लो ये पीएनपी होता तो आप इसको कहीं ना कहीं कनेक्ट करते ना, तो इन दोनों का जो जोड़ है उसको बोलते हैं एमिटर बेस, एमिटर बेस जंक्शन। एमिटर बेस यानी उत्सर्जक आधार जंक्शन। और ये जो इसके जो दूसरा वाला भाग है वो भी यहां से लेकर आओगे, तो इनको भी तो कैसे ना कैसे कनेक्ट करोगे। तो ये वाला जो भाग है इन दोनों को जिससे कनेक्ट करते हैं उसको बोलते हैं कलेक्टर बेस। तो हम ये जानना चाहते हैं, यानी हम जानना चाहते संग्राहक आधार, हम ये जानना चाहते हैं पहला वाला फॉरवर्ड बायस यानी अग्र अभिनत रखें, दूसरा उत्क्रम अभिनत रखें, या पहला उत्क्रम अभिनत रखें रिवर्स बायस रखें, दूसरा फॉरवर्ड बायस रखें, या दोनों को हम अग्र अभिनत कर दें, या दोनों को हम उत्क्रम अभिनत कर दें। तो हम क्या रूल अपनाएं, ये हमारे पास मेन टास्क है। हम ये जानना चाहते हैं कि आखिर क्या रूल हमारे लिए उपयोगी होगा, हमको क्या यूज में लाना चाहिए, हम ये जानना चाहते हैं। तो हम ये जानना चाहते हैं कि हम कलेक्शन किस तरीके से रखें। तो देखिए 4 तरह की चीजें हैं, 4 तरह की बातें हैं, ठीक है, ठीक है, सुनिएगा मेरी बात। तो अगर आप पहले वाले को फॉरवर्ड बायस रखते हैं और दूसरे वाले को रिवर्स बायस रखते हैं, इसको बोलते हैं अग्र अभिनत, अग्र अभिनत, समझ जाओगे। दूसरा है आपका, आप पहले को रिवर्स डाल देते हैं, दूसरे को फॉरवर्ड डाल देते हैं, आप दोनों को फॉरवर्ड डाल देते हैं, आप दोनों को रिवर्स बायस डाल देते हैं। यही 4 कंडीशन बनती हैं, इनके अलावा तो कोई कंडीशन नहीं बन सकती, इनके अलावा तो कोई कंडीशन नहीं बन सकती, यही 3 कंडीशन बन सकती हैं। इस रीजन को कहा जाता है एक्टिव रीजन। एक्टिव मतलब होता है ट्रांजिस्टर इसमें एक्टिव होता है, एक्टिव मतलब सक्रिय होता है, सक्रिय का मतलब इसमें 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 ट्रांजिस्टर, अरे यार जगह भी नहीं है, इसमें ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर एम्पलीफायर की तरह कार्य करता है, कार्य करता है। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूछा जाएगा कि बताइए हमें ट्रांजिस्टर को एम्पलीफायर बनाना है। एम्पलीफायर का मतलब होता है थोड़े से ध्वनि को बहुत तेज कर दे, या तो करंट बढ़ा दे, या वोल्टेज बढ़ा दे, या पावर बढ़ा दे, यानी शक्ति बढ़ा दे, धारा बढ़ा दे, विभव बढ़ा दे, ऐसे को बोलते हैं एम्पलीफायर। जो पुलिस वाले होते हैं ना, पुलिस वाले अंदर एक चीज रखते हैं, उसको बोलते हैं हाँ भाई सामने से हटिए, सामने से हटिए, तो वो तो धीरे बोल रहे होते लेकिन आवाज बहुत तेज आ रही होती। क्यों? क्योंकि भाई एम्पलीफायर लगा रखा है ना, एम्पलीफायर उस साउंड की, उस ध्वनि की क्या कर रही है, उसकी पावर बढ़ा रही है, शक्ति बढ़ा रही है। तो सिंपल सी बात समझ के चलो इसी तरीके से। तो अगर आपको ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर की तरह प्रयोग में लाना है तो आप ऐसा रखें, और ऐसा ही इस्तेमाल किया जाता है 99% केसेस में। एक्टिव रीजन के बाद दूसरी जो रीजन होती है उसको हम कहते हैं रिवर्स रीजन। रिवर्स रीजन, रिवर्स रीजन, इसको हम रिवर्स रीजन कह के चलते हैं, ठीक है, इसको हम रिवर्स रीजन कह के चलते हैं। तीसरी जो हमारी चीज होती है बच्चों, इसको हम कहते हैं सैचुरेशन।
सैचुरेशन के लिए संतृप्त कहते हैं, सैचुरेशन मतलब संतृप्त। और तीसरी होती है हमारी, इसको हम बोलते हैं कट ऑफ, डायोड बंद ही हो जाता है, ठीक है। तो कुल मिला के हमारी जो चीज 4 रीजंस होती हैं जिनके बारे में हम बात करके चलते हैं, उन्हीं के बारे में हम चीजों को समझा के चलते हैं। तो आपसे अगर पहला क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि हमें अगर ट्रांजिस्टर को एम्पलीफायर की तरह उपयोग में लाना है तो हम किस तरीके से जोड़ें, तो आप बोल दीजिएगा सर पहला जो एमिटर बेस है, जो उत्सर्जक आधार है, उसको आप फॉरवर्ड वाइस यानी अग्र अभिनत में जोड़ दो, दूसरों को उत्क्रम अभिनत में। ये क्वेश्चन इससे बनता है, बाकी सारी बातें भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो आप ये समझ के चलिएगा कि हम कैसे कैसे जोड़ सकते हैं। संस्तब्ध, इसको भी लिख लो हिंदी में उत्क्रम। तो हमें ये बात समझ में आती है कि डायोड को आप अलग अलग केसेस के लिए क्या कर सकते हैं बच्चों, इस्तेमाल करके चल सकते हैं। तो ये हुआ फॉरवर्ड रिवर्स, रिवर्स फॉरवर्ड, फॉरवर्ड फॉरवर्ड, रिवर्स रिवर्स। चलिए ठीक है, लिख लिया। अब देखिए ट्रांजिस्टर कैसे काम करते हैं और फॉर्मूले। चलिए मैं एक चीज समझा दे रहा हूं आपको, या तो मैं आपको समझा देता हूं एनपीएन या पीएनपी। मैं एनपीएन समझा देता हूं क्योंकि एनपीएन का ही ज्यादातर इस्तेमाल होता है रोजाना जिंदगी में। चलिए तो एनपीएन ट्रांजिस्टर वर्किंग, एनपीएन ट्रांजिस्टर, एनपीएन ट्रांजिस्टर। तो हमने कहा हमारे पास 3 रीजन है। पहली रीजन जो होती है उसको हम एमिटर कहते हैं, दूसरी जो होती है उसको बेस कह के चलते हैं, और तीसरी जो होती है वो आपको पता चल रहा है कलेक्टर है। पहले भाग को मैं मान लीजिए इस ट्रांसफॉर्मर, इसको ट्रांजिस्टर को एनपीएन बोलकर चल रहा हूं। तो ये एन हो गया, ये पी हो गया और ये एन हो गया, ठीक है जी। अभी हम लोग का एग्जाम चल रहा है, ठीक है। चलिए हमें ये बात समझ में आती है कि एन टाइप है, तो भैया जो एन है, एन के अंदर क्या मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होंगे, मुख्य आवेशवाहक कौन होंगे एन टाइप में, तो इसके अंदर क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स होंगे। एन टाइप में मेनली क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स होंगे। पी टाइप में मेनली क्या होंगे, होल्स होंगे। तो मान लेता हूं कि इसके अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन, 20 इलेक्ट्रॉन, 50 इलेक्ट्रॉन, 100 इलेक्ट्रॉन, 2000 इलेक्ट्रॉन, 5000 इलेक्ट्रॉन, 1 करोड़ इलेक्ट्रॉन, 2 करोड़ इलेक्ट्रॉन, 5 मिलियन, 5 बिलियन इलेक्ट्रॉन, ये वो फलना ढिकना 20 25 कुछ भी हो। इसके अंदर 1-2 होल्स भी पटक दो। चलिए इसके अंदर भी क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स होंगे, पर इसकी डोपिंग कम है तो इसमें हम इलेक्ट्रॉन की संख्या कम कर देते हैं आपकी, अगर आपको बुरा ना लगे तो। इसके अंदर भी 1-2 होल पटक देते हैं। इसके अंदर बेस के अंदर क्या होगा, बेस के अंदर तो होल्स होंगे। चलिए क्योंकि इसकी डोपिंग सबसे कम रखनी है तो हम थोड़ी सी रख देते हैं। चलिए इसमें 1-2 इलेक्ट्रॉन पटक देते हैं। अब क्या होता है, ट्रांजिस्टर को हमेशा हमें फॉरवर्ड बायस में यानी अग्र अभिनत में ही जोड़ना होता है। मतलब हमें हमेशा एम्पलीफायर की तरह ही इस्तेमाल करवाना होता है, क्योंकि हम हमेशा इसको एम्पलीफायर की तरह ही इस्तेमाल करवाते हैं। तो जो पहला वाला है इसको फॉरवर्ड यानी अग्र चाहते हैं, तो अग्र अभिनत कब होगा, जब एन टाइप को बैटरी के नेगेटिव से और पी टाइप को बैटरी के पॉजिटिव से जोड़ो। तो अगर आप लोगों को कॉन्सेप्ट याद हो तो आपको हम ये बात लेकर चलें। तो एन टाइप को इसको फॉरवर्ड रखना है, तो पहला वाला डंडा छोटा कर दिया, दूसरा वाला बड़ा कर दिया, और ये हो गया फॉरवर्ड बायस। क्या आपको समझ में आया ये फॉरवर्ड बायस कैसे हुआ, भैया एन टाइप को नेगेटिव से जोड़ दिया और पी टाइप को पॉजिटिव से, तो ये क्या बन गया, फॉरवर्ड बायस। और दूसरा वाला जो हमें करना होता है वो करना होता है रिवर्स बायस। तो रिवर्स बायस कर दिया तो उत्क्रम अभिनत कर दिया। तो मुझे एक बात बताइए, उत्क्रम अभिनत कर दिया तो उत्क्रम अभिनत के लिए एन टाइप को, एन को हमें किससे जोड़ना है, पी से, और इसको क्या जोड़ना है, एन से। ये लीजिए ये क्या हो गया भैया जी, रिवर्स बायस हो गया, तो ये उत्क्रम अभिनत में हो गया। बोलिए भैया क्या दिक्कत है। तो ये फॉरवर्ड बायस हो गया, ये रख, तो ये अब एम्पलीफायर की तरह इस्तेमाल करना लग गया। अगर मैं बात लेकर चलूं तो कैसे इस्तेमाल कर रहा है, ये एम्पलीफायर की तरह इस्तेमाल कर रहा है। इसमें कॉमन क्या है, कॉमन का मतलब है इसमें एक चीज क्या कॉमन है भैया, हमें पता चल रहा है सर बेस तो दोनों में जुड़ा है, आधार तो दोनों में जुड़ा है, तो इसलिए इसको कॉमन बेस भी कहते हैं।
कॉमन बेस अभी समझाऊंगा, लेकिन अभी तो बेसिक ये समझ लो कि ट्रांजिस्टर के जो पहला वाला होता है उसको हमेशा अभिनित रखते हैं, और जो दूसरा वाला भाग होता है उसको हमेशा उत्क्रम अभिनित यानी रिवर्स बायस में रखते हैं। तो पहला फॉरवर्ड, दूसरा क्या, हम हमेशा रिवर्स बायस रखते हैं। पहला फॉरवर्ड, दूसरा क्या रखते हैं, रिवर्स बायस रखकर चलते हैं। अब क्या होता है देखो, ये नेगेटिव हुआ, नेगेटिव यहां आया, ये पॉजिटिव हुआ, पॉजिटिव यहां आया। अब देखो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स को धक्का देंगे, इलेक्ट्रॉन्स को दूर भगाएंगे, ए भाग जा यहां से, ये इलेक्ट्रॉन को यहां से दूर भगाएंगे, तो इलेक्ट्रॉन यहां से गए, 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 इलेक्ट्रॉन यहां से गए। मेरी बात तो समझिएगा। अगर मैं आपसे कहता हूं, अगर एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपसे कहूं कि 100 इलेक्ट्रॉन्स यहां से निकले, 100 इलेक्ट्रॉन्स अगर एग्जाम्पल के तौर पे 100 इलेक्ट्रॉन यहां से निकले, तो कुछ तो होल्स के साथ मिलकर खत्म हो जाएंगे ना, और 5 यहां खराब हो गए, 5 खराब हो गए, तो बाकी बचे कितने? अगर इसमें 5 खराब हो गए तो बचे कितने? 5 खराब हो गए तो बचे कितने? 95 बचे ना। मेरी बात को समझने की कोशिश करिएगा कि भाई साहब जितने इलेक्ट्रॉन पास किए उतना ही तो ज्यादा करंट होगा। भाई बीच वाले तो खराब हो गए क्योंकि इलेक्ट्रॉन होल्स के साथ मिलकर खत्म, जगह भर दी। तो भैया हम चाहेंगे कि ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन इस जगह पहुंचे, और इसलिए हम इसकी डोपिंग सबसे ज्यादा रखते हैं। जब इसके अंदर, और हम ये भी चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा यहां पहुंचे, इसलिए इसकी डोपिंग सबसे कम रखते हैं, इसकी डोपिंग सबसे कम रखते हैं। और जितने ज्यादा यहां पहुंचेंगे उतनी ज्यादा आपको करंट देखने को, यानी धारा देखने को मिलकर चलेगी। अगर मैं बात लेकर चलूं तो मुझे यह समझेगा कि 100 इलेक्ट्रॉन यहां से निकले, 5 खराब हुए, टोटल 95 इलेक्ट्रॉन्स यहां पर पहुंचे। ये हमें सिंपल सा लॉजिक समझ में आता है। क्या आपको यह बात समझ में आई भाई? चलिए ठीक है जी। एनपीएन ट्रांजिस्टर, चलिए चलिए भैया, चलिए ये प्लस है, ये प्लस है ना। मैं एक छोटा सा करेक्शन और कर रहा हूं, करेक्शन नहीं है ये तो वही चीज है, आपको समझा दूंगा क्यों कर रहा हूं, ताकि एक कॉन्सेप्ट और समझा सकूं। है तो ये फॉरवर्ड बायस ही, पर मैं इस बैटरी को बड़ा बना देता हूं आपके दिमाग के लिए। तो अब मेरी बात समझिएगा बेटा, अब मेरी बात समझिएगा। इसका मतलब 4 डंडे बता ली, बड़ी बैटरी कर दी। तो अब करंट प्लस वाले से निकलता है, तो हमने कहा करंट सर कहां से जाएगा? आई यहां से जाएगा। जो बेस में करंट जाएगा उसका नाम होगा आईबी। प्लस से हमेशा करंट निकलता है, यहां से जो करंट जाएगा वो क्या होगा? आईसी। और यहां पर जो करंट निकलेगा उसका हम क्या नाम देंगे? आईई। क्या मैं ये कह सकता हूं जितना करंट आएगा उतना ही करंट निकलेगा? क्या जितना करंट आएगा उतना ही करंट निकलेगा? तो क्या मैं एक फॉर्मूला नहीं बना सकता कि आईई की जो वैल्यू है क्या वो आईबी प्लस आईसी के बराबर होगी? बोलिए भाई क्या दिक्कत है? एक फॉर्मूला और बनकर आ गया, इसको आप याद रखें। एग्जाम में एक बार न्यूमेरिकल भी पूछा जा चुका है, तो इस बात को भी आप याद रखकर चलें। तो हमने ये कहा कि इतनी वैल्यू निकली, और ध्यान देना, ध्यान देना पगलो, ध्यान देना पगलो, एमीटर से करंट निकल रहा है, निकल रहा है। ध्यान देने वाली बात यह है कि एमीटर से यानी उत्सर्जक से करंट निकल रहा है, इससे करंट निकल रहा है। तो सिंबल क्या बनाए? तो भाई कुछ लोग सिंबल में कंफ्यूज होते हैं कि सर एनपीएन का सिंबल क्या बनाए। भाई एक बात याद रखो ना कि करंट कहां से निकल रहा है? एमीटर से। तो भैया दिमाग लगाने वाली कोई बात ही नहीं है। इसके सिंबल की बात करें तो इसका सिंबल कुछ इस तरीके का बनता है। ट्रांजिस्टर को हम इस तरीके से सिंबल से निर्धारित करते हैं, और एरो कहां पर आएगा मैं आपको भी बता दूंगा। ये एमीटर हो गया, बीच वाला बेस हो गया, और ये हो गया कलेक्टर। हमें पता है बेस से एमीटर में करंट जा रहा है, इसका मतलब अब की बार साइन ऐसा होगा, और एनपीएन ट्रांजिस्टर का जो साइन होता है वो ऐसा होकर चलता है। आपने कभी सोचा भी हो तो एनपीएन ट्रांजिस्टर को लिखना बहुत आसान है, और इसी तरीके से ये एनपीएन ट्रांजिस्टर का साइन बनकर जाता है। तो आप ये समझ के चलो कि हमारा जो ट्रांजिस्टर है वो कुछ इस तरीके से काम करता है। बेटा हमने जो बनाया है चार्ट लिख दिया है एनपीएन के लिए है, अरबाज ये चार्ट नहीं बनाया है, लेकिन जो भी बनाया है आप समझ सकते हैं, ठीक है।
बोलिए। चलिए, तो एनपीएन के लिए करंट बाहर जा रहा था तो पीएनपी में ठीक उल्टा कर दो। तो साइन ऑफ पीएनपी ट्रांजिस्टर की बात करूं, साइन ऑफ पीएनपी ट्रांजिस्टर की बात करूं, कैसा होगा? तो उल्टा बना दो उसका सिंबल। तो आज के बाद कभी सिंबल मत भूलना। एनपीएन के अंदर बाहर करंट निकलता है तो पीएनपी के अंदर करंट अंदर जाता है। ठीक है, वर्किंग आपको पूछनी जाने वाली एग्जाम में, तो आप बेसिक पढ़ सकते हो कि भैया एरो इस तरफ को बनेगा। ये सिंबल किसका हो गया? साइन सेम है, एमिटर बेस कलेक्टर। पेपर में पूछा जा सकता है कि पीएनपी ट्रांजिस्टर में धारा कहां से कहां जाती है, तो ई से बी धारा जाती है। एग्जाम के लिए। चलिए भैया, बात समझ में आ रही है? ठीक है भैया, जिसका खत्म हो गया भैया जी छोड़ दें, क्लास को तुरंत निकलने के लिए, कोई सोचने वाली बात ही नहीं है। कोई बात ही नहीं है। चलिए, हाँ भैया, उल्टा कर दे। एनपीएन में करंट बाहर जाना है, पीएनपी में करंट अंदर जाना है। आपके पेपर में क्वेश्चन बन सकता है कि करंट कहां से कहां जाएगा, बस फिगर विगर तो नहीं पूछे जाने, लेकिन हाँ फिर भी आप कॉन्सेप्ट जरूर याद रखें, करंट की वैल्यू, धारा की वैल्यू कहां से कहां जाती है। अब अभी तक हम जो फिगर बना रहे थे उसमें बेस दोनों जगह लगा था। क्या हम आधार के अलावा भी कोई चीज दो में लगा सकते हैं? बिल्कुल। तो ट्रांजिस्टर को और कितनी तरीके से जोड़ते हैं? ट्रांजिस्टर कॉन्फ़िगरेशन, कॉन्फ़िगरेशन, ट्रांजिस्टर कॉन्फ़िगरेशन, ट्रांजिस्टर अधिविन्यास। 12 बजे तक क्लास चलेगी आज तो। चलिए, आज तो 12 बजे तक क्लास चलनी है भाई। कल सुबह फिर स्टार्ट क्लास होगी, सुबह सुबह। चलिए भाई, ठीक है। अच्छा भैया, अनलिमिटेड डेटा। तो चलिए, तो हम कॉमन बनाने की बात करें तो पहला होता है कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन, जिसमें हम एमिटर को कॉमन बना सकते हैं। कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन, कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन, या पहले कॉमन बेस लिखो क्योंकि सबसे ज्यादा यही यूज होता है, पढ़ा भी हमने यही है। कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन ये भी कभी कभार यूज करते हैं, और कॉमन कलेक्टर तो यूज नहीं करते हैं, लेकिन हम लिख कर चल रहे हैं। कॉमन कलेक्टर, हिंदी में उभयनिष्ठ आधार, उभयनिष्ठ आधार। दूसरा उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ उत्सर्जक। तीसरा उभयनिष्ठ संग्राहक। संग्राहक याद रखिएगा, पहला वाला हमेशा फॉरवर्ड करना होता है, दूसरा वाला हमेशा रिवर्स करना होता है। ये बात समझ के चलो। तो हमें ये बात समझ में आ रही है कि ये दोनों चीजें निकल कर आती हैं। क्या बोल रहे हो? ठीक है जमशेद, ठीक है। मेरे को अभी से नींद है। चलिए भैया सो जाइए यार, करण साहू। भैया अपन तो पढ़ाना पड़ेगा अपन को, तो है ना। अपन ने तो यार एग्जाम तो बेटा अपन को निकालना है ना। तुम लोग तो बेटे कोई दिक्कत नहीं, तुम्हारे पास तो और काम है बेटा, भीख मांग लोगे, है ना। कुछ नहीं मिला तो भीख मांग लोगे, कुछ नहीं करा तो गड्ढा खोद लोगे, सीवर लाइन साफ कर लोगे। तुम्हारे पास तो बहुत सारे काम है बेटे।
मेरे पास तो ले देखिए यही काम है, ठीक है। चलिए, तो पहला हमारे पास है कॉमन बेस। कॉमन बेस, कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन, तो हम पढ़ने वाले हैं उभयनिष्ठ आधार को। जब अभी तक आप पढ़ते आ रहे थे वही चीजें आप पढ़ने वाले हो। उभयनिष्ठ आधार का कॉन्सेप्ट आप पढ़ने वाले हो। आपको पता है एक एमीटर होता है, एक बेस होता है, एक कलेक्टर होता है। ये बातें आपको बहुत अच्छे से पता है। दिस इज ई, दिस इज बी, दिस इज सी, ठीक है जी। इसको हम कनेक्ट कर देते हैं। एम्पलीफाई कराना है सिग्नल, तो हमने इनपुट में लगा दी एसी, जिसको एम्पलीफाई कराना है। पहला वाले की बात लेकर चलो, तो पहला वाला आपने फॉरवर्ड बायस रखना है। चलिए फॉरवर्ड बायस रख देते हैं। फॉरवर्ड बायस रखना है एन पी एन। दूसरा वाला आपको क्या रखना है, ये रख के चलना है। अगर मैं दूसरे वाले की बात लेकर चलूं, तो दूसरे वाला हमें आउटपुट मिलेगा, तो आउटपुट लेने के लिए मुझे आर एल लगाना पड़ेगा। यहां पर भी एक बैटरी देनी पड़ेगी। तो एन है, रिवर्स में लाना है, तो पी कर दिया, एन कर दिया। चलिए ये रिवर्स में आ गई। इन दोनों के समक्ष हमने आउटपुट ले लिया, ये आर एल हो गया, ठीक है जी। यहां पर जो वोल्टेज हमें प्राप्त होता है उसको मैं बोलता हूं वीसीसी। वीसीसी मतलब कलेक्टर करंट, कलेक्टर वोल्टेज हमें प्राप्त होता है, ठीक है। ठीक है भैया, ठीक है जी भैया, ठीक है। अगला जो एमिटर वाला करंट है, इसको मैं लिख देता हूं वीईई, ठीक है जी। हमने जो दिया है वो कितना है, वीईई, और हमें जो मिल रहा है वो क्या प्राप्त हो रहा है, वीसीसी। दोनों बातें समझ। अब वीसीबी का फॉर्मूला हम लिख सकते हैं। अगर मैं बात लेकर चलूं, तो इसको मैं लिखता हूं वीसीसी माइनस में लिख सकता हूं आईसी इंटू आरएल। इन सब का मतलब भी बता रहा हूं। वीसीसी मतलब कलेक्टर वोल्टेज, वीसीबी कॉमन बेस ये वाला वीसीबी, और आईसी का मतलब कलेक्टर करंट, एनपीएन है तो कलेक्टर करंट। तो हम अगर फॉर्मूले की बात लेकर चलो, तो इसका फॉर्मूला हम इस प्रकार से लिखकर चल सकते हैं। ये हमारा मिलता है, और ये जो हमारा कॉमन बेस है वो क्या करेगा, एम्पलीफायर की तरह यूज होगा। तो आप इनपुट में अगर ऐसा देंगे, तो आपको आउटपुट में कैसा मिलेगा, सिग्नल ऐसा देखने को मिलेगा। तो ये क्या मिलेगा, ये मेरा इनपुट है और ये मेरा क्या है, आउटपुट देखने को मिलता है। मतलब क्या हो जाता है, एम्पलीफाई हो जाता है। मतलब क्या होता है, एम्पलीफाई हो जाता है। बात समझ में आई, बात समझ में आई भाई। एग्जाम के क्वेश्चन जो इस टॉपिक से बनते हैं, एग्जाम के क्वेश्चन जो आपके इस टॉपिक से बनते हैं, नोट डाल के कुछ पॉइंट्स। पहला पॉइंट, पहला क्वेश्चन बहुत कॉमन सा है। ये पूछा जाता है कि कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन के अंदर, यानी उभयनिष्ठ आधार वाले में, इनपुट और आउटपुट यानी निवेशी और निर्गत के बीच में कलांतर का मान कितने होते हैं, यानी दोनों के बीच में फेज डिफरेंस क्या है। फेज डिफरेंस का मतलब, अगर इनपुट में हम साइन की तरंग देंगे, तो क्या आउटपुट में भी साइन की वेव मिलेगी, क्या हमें दोनों तरंगे एक जैसी देखने को मिलेंगी। तो अगर मैं पूछूं क्या कलांतर होगा, क्या कलांतर नहीं होगा, तो पहला क्वेश्चन यही बनता है, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपके एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट डाल लीजिएगा। फेज डिफरेंस बिटवीन इनपुट and output signal is 0 डिग्री। तो आपको कोई कलांतर देखने को नहीं मिलता है। तो कॉमन बेस में कोई कलांतर नहीं होता है। तो निवेशी और निर्गत सिग्नल के बीच कलांतर शून्य होता है। क्या होता है, शून्य होता है। तो हम ये समझ के चलेंगे कि इन दोनों के बीच में फेज डिफरेंस की वैल्यू कितनी है, 0 निकलकर आती है। क्या निकलती है बच्चों, 0 निकलकर आती है, ठीक है। चलिए भैया, ठीक है। पहली बात जो आपके एग्जाम से लिए इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, जब हमने कहा कि ये एम्पलीफाई करता है, यानी ये आपके सिग्नल को बढ़ाता है, ये क्या करता है, सिग्नल को बढ़ाता है।
सिग्नल को बढ़ाता है तो हम ये जानना चाहते हैं कि धारा को कितना बढ़ाता है, ये विभव को कितना बढ़ाता है, ये शक्ति को कितना बढ़ाता है। हम तीन चीजें निकालेंगे हमें एम्पलीफायर में कि इसका करंट गेन कितना है, धारा लाभ कितना है, इसका वोल्टेज गेन कितना है, विभव लाभ कितना है और इसका शक्ति लाभ कितना है, यानी वोल्टेज पावर गेन क्या है। ये तीन चीजें हम हमेशा निकाल कर चलते हैं। फॉर्मूले बहुत आसान है, मैं आपको याद करने के तरीके भी बताता जाऊंगा, सुनते चलिएगा। बहुत कॉमन, बहुत इंपॉर्टेंट बात, करंट गेन, धारा लाभ उभयनिष्ठ आधार में क्या होता है, इसको हम अल्फा से लिखते हैं, और धारा लाभ न्यूमेरिकल्स इस पर आ सकता है। देखो अल्फा का फॉर्मूला याद रखो, आउटपुट में हमेशा क्या मिलना है, आईसी मिलेगा। आउटपुट में हमेशा आईसी मिलेगा, नीचे वो आएगा, ऊपर हमेशा आईसी, नीचे वो आएगा जो इन दोनों के बीच में नहीं है। इन दोनों के बीच में ये क्या है, कॉमन बेस है ना, इन दोनों के बीच में क्या नहीं है वो हमेशा नीचे लिख देना। जैसे हमने कहा यहां पर क्या नहीं है सर, आई ई नहीं है, तो ये हो गया फॉर्मूला। इसका फॉर्मूला बन गया। तो आपको फॉर्मूले याद करने में कोई तकलीफ नहीं होगी। ऊपर आपको हमेशा आईसी लिखना है, नीचे वो आएगा जो आधार कॉमन वाले में नहीं है। कॉमन बेस लिखा है मतलब ई नहीं है, तो नीचे ई वाला फॉर्मूला डाल देना, वो होगा। अगला वोल्टेज गेन क्या होगा, विभव लाभ कितना मिलेगा। तो V बराबर क्या होता है, आई आर। आई तो आप निकाल चुके हो। वोल्टेज गेन को किसी सिंबल से नहीं लिखा गया है, लेकिन हम वैसे लिख रहे हैं। वोल्टेज गेन मतलब आउटपुट अपॉन में इनपुट, इतना ज्यादा मिला। बी आउटपुट अपॉन में बी इनपुट, ठीक है, ठीक है। चलिए, बी आउटपुट अपॉन में बी इनपुट, फॉर्मूले की बात लेकर चलो तो V बराबर होता है आई आर। बाहर का लिखना है तो आईसी आर एल, इनपुट का लिखना है तो आईसी आर आई। V बराबर आई आर, आई आर की जगह ये लिख दो, आई मतलब अल्फा और आर को मैं लिख देता हूं आउटपुट अपॉन इनपुट। तो इसके फॉर्मूले की बात लेकर चलूं तो V का फॉर्मूला, वोल्टेज गेन का फॉर्मूला अल्फा इंटू आर आई, यानी आई इंटू आर। आई कितना हो गया करंट गेन इतना, और इसके साथ में आर एल अपॉन आर आई। आर एल मतलब लोड रेसिस्टर, जो बाहर प्रतिरोध लगा हुआ है, और इनपुट मतलब जो आपने निवेशी प्रतिरोध दिया है। पॉइंट नंबर चौथा, इसको बोलते हैं पावर गेन, इसको बोलते हैं शक्ति लाभ। शक्ति लाभ का भी फॉर्मूला लगा दो, आई स्क्वायर आर। पी का फॉर्मूला क्या होता है, आई स्क्वायर आर। तो भैया आई स्क्वायर आर है तो मैं इसको लिख सकता हूं पी आउटपुट अपॉन पी इनपुट। आई स्क्वायर आर, आई स्क्वायर आर का मतलब आई हमारे पास ये अल्फा स्क्वायर, और ये कितना हो गया आर एल बाय आर आई। ये लीजिए पावर गेन का फॉर्मूला। मेन एग्जाम की बात लेकर चलूं तो इसे जरूर याद रखें, इसे जरूर याद रखें। बाकी फॉर्मूले तो आप बना ही लोगे, बाकी फॉर्मूले बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो अगर मैं इस फॉर्मूले की बात लेकर चलूं तो इस तरीके से मैं इसको लिखकर चल सकता हूं। तो इसको बोलते हैं कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन, यानी उभयनिष्ठ आधार। और इतने क्वेश्चन इस टॉपिक से बनते हैं, उभयनिष्ठ आधार, इतने क्वेश्चन इस टॉपिक से बनकर चलना है, ठीक है। हाँ भैया, अल्फा और बीटा कराऊंगा तब न्यूमेरिकल करा दूंगा अनन्या, क्योंकि न्यूमेरिकल अल्फा और बीटा पे आया है पेपर में, वो कराऊंगा। चलिए ठीक है, चलिए नेक्स्ट चीज, अगला है कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन। कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन, कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन, हिंदी में उभयनिष्ठ आधार, उभयनिष्ठ उत्सर्जक अभिविन्यास कहते हैं। अभिविन्यास कहते हैं, ठीक है। तो आपके टॉपिक की बात लेकर चलूं, आपको क्या लगता है टॉपिक कितना बचा होगा। अबे सिर्फ इसके बाद एक और बचा है बस, कॉमन कलेक्टर। उसमें तो फॉर्मूले भी नहीं लिखने हैं, सिर्फ यही बचा है कॉमन एमिटर, खत्म होने वाला है टॉपिक। कॉमन एमिटर, कॉमन एमिटर का मतलब ये हुआ अब की बार मुझे क्या कराना है, कॉमन एमिटर।
मान लीजिए ट्रांसफार्मर है, एमीटर कॉमन कराना है, पहला, दूसरा, तीसरा। ये हुआ ई, ये हुआ बी, ये हुआ सी। एमीटर बेस पहला वाला हमेशा क्या होता है, हमें एमीटर कॉमन रखना है, तो पहला वाला जो एमीटर के साथ में होता है वो फॉरवर्ड। तो अगर आपने एनपीएन यूज किया है तो पहले नेगेटिव किससे कनेक्ट होगा, नेगेटिव से, फिर पॉजिटिव से। ये वाली बैटरी बड़ी होती है। चलिए पहला। दूसरा, एमीटर कॉमन करना है, तो हम यहां से लेकर आ गए एक और हमने कॉमन कर दिया। ये वाला हमें करना है रिवर्स में, रिवर्स में करना है तो कलेक्टर वाला रिवर्स में कैसे करेंगे, एन है तो नीचे वाले को हम लगा देते हैं पी के साथ, ये एन के साथ। ये बन गया हमारा ये टर्म। 12 बजे की धमकी दे रहे थे, अभी 12 बजे तक नहीं पढ़ाएंगे, थोड़ा सा टॉपिक रह गया था जिसको मुझे कंप्लीट कराना था, वो तो मैं ऐसे ही बोल रहा था, इतना कोई घबराने वाली बात नहीं है, ठीक है। तो जो इन दोनों के बीच में है उसको हम लिखते हैं VCE, ठीक है। जो इन दोनों के बीच में है उसको हम बोलते हैं VCC। तो आपको आउटपुट में प्राप्त होगा RL लगाने पर VCC। और फॉर्मूले की बात लेकर चलो तो फॉर्मूला हमेशा एक ही रहेगा, VC बराबर बात लेकर चलो तो इसको हम लिख सकते हैं VCC माइनस में ICRL। इस पे न्यूमेरिकल नहीं आएगा, ये तो बस जस्ट इंफॉर्मेशन मैंने लिखी है, नोट से ही क्वेश्चन बनेंगे। इसमें भी बात लेकर चलो। चलिए, हमने कहा इसमें क्या क्या चीजें होंगी, इसके भी कुछ फॉर्मूलेज देख लेते हैं। ये बहुत कम यूज होता है लेकिन फिर भी कभी कभी यूज हो जाता है फॉर्मूलेज। पहला, ये कैसे करंट गेन करेगा, तो अगर मैं इसकी बात, पहले फेज डिफरेंस, द फेज डिफरेंस बिटवीन, ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन के लिए, द फेज डिफरेंस बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट सिग्नल इज 180 डिग्री। यानी निवेशी और निर्गत के बीच स्थलांतर 180 डिग्री का होता है, 180 डिग्री का होता है। तो पहला क्वेश्चन ये बनता है कि भैया जी कितना होता है, तो इसकी बात लेकर चलो तो भैया जी इसमें 180 डिग्री होता है, जबकि कॉमन बेस वाले में उभयनिष्ठ आधार में कितना फेज डिफरेंस होता है, 0 डिग्री का। फेज डिग्री 180 डिग्री का मतलब ये हुआ कि अगर आपने इनपुट सिग्नल ऐसा दिया है तो आपको आउटपुट सिग्नल कैसा देखने को मिलेगा, तो आपको आउटपुट सिग्नल उल्टा देखने को मिलेगा, इस प्रकार का। ये हुआ मेरा आउटपुट, यानी 180 डिग्री पलट जाएगा। दूसरा, करंट गेन क्या होता है, धारा लाभ। जैसे उसमें करंट गेन था इसमें भी होगा धारा लाभ, और इसमें अल्फा नाम का सिग्नल था तो इसमें हम बीटा लिखते हैं। फॉर्मूला बहुत आसान है, अभी मैंने कहा था फॉर्मूला आप अपने आप लिख सकते हो। क्या है ये, कॉमन एमिटर यानी उभयनिष्ठ उत्सर्जक, तो उसको साइड में लिख लो। ऊपर हमेशा IC आएगा और जो इसमें छूट गया है वो नीचे आएगा, छूटा कौन सा IB, तो ये इसका फॉर्मूला हो गया। तो करंट गेन का मान कितना होता है, पॉइंट नंबर 4, थर्ड, वोल्टेज गेन जिसको हम विभव लाभ कहते हैं, विभव लाभ की बात लेकर चलो तो V बराबर होता है IR। I हमारे पास क्या है, बीटा इंटू में RL अपॉन में RI। दूसरा और चौथा, पावर गेन। पावर गेन का फॉर्मूला I²R, पावर गेन जिसको हम क्या बोलते हैं, शक्ति लाभ कहकर चलते हैं। शक्ति लाभ की बात करूं, पावर गेन जिसको हम कह के चल रहे हैं, तो पावर गेन कितना निकल कर आता है, तो पावर गेन लिखना चाहूं तो I²R, I² का मतलब बीटा स्क्वायर, R का मतलब होता है RL अपॉन RI, इनपुट अपॉन आउटपुट। तो इसकी बात लेकर चलूं तो इसका फॉर्मूला होगा, पावर गेन का फॉर्मूला ये निकल कर आएंगे, ठीक है। क्या हुआ, नहीं भाई खांसी हो रही है उसकी वजह से कर रहे थे भाई, चलिए ठीक है।
अब मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, पहला रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड बीटा, अल्फा एंड बीटा, अल्फा और बीटा के बीच में संबंध क्या होता है? तो अल्फा का हम यूज करते हैं बीटा अपॉन 1 प्लस बीटा, सॉरी अल्फा की बात लेकर चलूं तो इसको हम लिखते हैं बीटा अपॉन 1 प्लस, लेकिन अच्छा तो बना दो उस फिगर को, अल्फा इक्वल्स टू बीटा अपॉन में 1 प्लस बीटा, पहला फॉर्मूला। दूसरा, बीटा बराबर अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा, दूसरा फॉर्मूला। ठीक है जी, अल्फा और बीटा के बीच में संबंध 1 माइनस अल्फा इंटू 1 प्लस बीटा इक्वल्स टू 1, तीसरा फॉर्मूला। ठीक है जी, ठीक है। क्वेश्चन एग्जाम में जो पूछा जाता है या पूछा गया है, क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाता है, मैं तो डायरेक्ट लिख देता हूं। आपको बोल दिया जाएगा कि बीटा का जो मान है, या हमसे बोल दिया जाएगा अल्फा का जो मान है वो 0.2 है, पूछा जाएगा आपसे फाइंड बीटा का मान बताइए। इसको लैंग्वेज के फॉर्म में आपसे क्वेश्चन में लिख देगा और आपसे न्यूमेरिकल सिर्फ इसी टॉपिक पे पूछेगा कि कितना होगा कितना नहीं होगा। तो अल्फा का मान अगर 0.2 है तो बीटा का मान क्या होगा, याद रखो न्यूमेरिकल इसी टॉपिक पे बनता है ट्रांजिस्टर के अंदर। चलिए लिखिए, कितना होगा आपको बताया, बस बीटा और अल्फा निकालना है। बीटा का फॉर्मूला क्या होगा अगर बात लेकर चलो तो हमें पता है अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा, इसको लिख सकते हैं 0.2, ये हो जाएगा 1 माइनस 0.2, जिसको हम लिख सकते हैं 0.8, ये हो जाएगा 0.2, 1/4, 1/4 का मतलब 0.25। क्वेश्चन की बात लेकर चलूं तो इस तरीके से हम इसको मेंशन कर सकते हैं, लिख सकते हैं। किसी को कुछ पूछना हो तो हमसे वो पूछ सकेला, कोई पूछना हो तो पूछ सकेला। 0.2 हो गया अपॉन में 1 माइनस 0.2, 0.8, 1/4, 0.25। ठीक है, चलिए ठीक है। चलिए बोलिए भैया। ट्रांजिस्टर का यूज कहाँ होता है? यूज ऑफ ट्रांजिस्टर, कॉमन कलेक्टर हम यूज बहुत मुश्किल से करते हैं, नहीं यूज करते हैं क्योंकि वो एम्पलीफाई नहीं करता है। ट्रांजिस्टर के प्रयोग, ट्रांजिस्टर के प्रयोग एज एम्पलीफायर की तरह इस्तेमाल होता है। एम्पलीफायर की तरह इस्तेमाल होता है, इसको हिंदी में प्रवर्धक कहा जाता है। दूसरा, ऑसिलेटर की तरह इस्तेमाल होता है, दोलित्र कहा जाता है। तीसरा, स्विच की तरह इस्तेमाल होता है। इन तीनों की तरह हम इसको इस्तेमाल करके चलते हैं और इस तरीके से हम ट्रांजिस्टर के यूज बच्चों लिखाकर चल सकते हैं। अल्फा की यूनिट, अल्फा बीटा की कोई यूनिट नहीं होती बेटा, अल्फा और बीटा की कोई यूनिट नहीं होगी, ऊपर भी वही है नीचे भी वही है, तो यूनिट कहां से लिखोगे आप, है ना? ऊपर भी करंट नीचे भी करंट, तो आप यूनिट नहीं लिख पाओगे ना बेटा हर बार, है ना? जैसे हम बोले कि करंट गेन, तो करंट गेन का फॉर्मूला क्या हुआ, आईसी अपॉन आई। तो करंट गेन अगर कॉमन बेस पे लिखेंगे तो आईसी अपॉन आई, तो भाई ऊपर भी करंट नीचे भी करंट, तो कोई यूनिट ही नहीं होगी, है ना? ऐसे बीटा लिखोगे तो क्या लिखोगे, आईसी अपॉन आई बी, और उसकी बात करो तो ऊपर नीचे करंट करंट है, तो कोई यूनिट नहीं होगी। चलिए, तो दिस इज इट फॉर टुडे, और कंप्लीट होता है आपका ये पोर्शन। अब हम चलेंगे अपने अगले पोर्शन पे जिसका नाम क्या है, मॉडर्न फिजिक्स, इसी का एक और टॉपिक जिसका नाम है कम्युनिकेशन सिस्टम। कम्युनिकेशन सिस्टम आपका एक दिन का चैप्टर है और कम्युनिकेशन सिस्टम हम रखेंगे कल के दिन। तो कम्युनिकेशन सिस्टम के साथ कल हम लोग मिलते हैं, ठीक है? चलिए, कोर्स खत्म करके छुट्टी ले लो, चाहिए चाहे रात 2 बजे पढ़ाना पड़े और एग्जाम पर। चलिए, मेरे ख्याल से आनंद आपने बुराई ही की है, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपने बुराई कर दी है यहाँ पर, मतलब मेरे ख्याल से आपने मुझसे यही कहना चाह रहे हो ना, कोर्स खत्म करके छुट्टी ले लो, चाहिए चाहे रात 2 बजे पढ़ाना पड़े वाहरे एग्जामपुर। मेरे ख्याल से आपने बुराई ही की है एग्जामपुर की, और शायद इसलिए की है आपने क्योंकि 2 बजे तक पढ़ाना पड़े या 4 बजे तक पढ़ाना पड़े,
तो आपको ये लग रहा है कि बिना किसी सहायता के, बिना किसी मेहनत के कोई 2 बजे तक पढ़ाता है, या आपको लगता है कि किसी टीचर की अटकी पड़ी है कि वो आपको 2 बजे तक पढ़ाएगा? अच्छा एक बात बताओ बेटा, आपने चलो बुराई कर दी, देखो एक बात समझो, जिंदगी में सबसे आसान चीज पता है क्या है? किसी की आलोचना। आप किसी की भी आलोचना कर सकते हो, जिसका मूड करे, आप रोड पे पकड़ लो किसी को भी और उसकी आलोचना कर दे कि भाई तू कैसा चलता है, तू गधा है। कुछ आलोचना करने में किसी का कुछ नहीं जाता, सिर्फ मुंह से शब्द ही तो निकालने हैं। लेकिन आपने ये सोचा कि रात भर क्यों पढ़ाया जा रहा है? क्या इस सिलेबस को 20 तारीख तक नहीं खींच सकते? 17 तारीख तक नहीं खींच सकते? सिलेबस खींच सकते हैं ना। और 17 तारीख तक कोई क्यों नहीं खींचना चाह रहा है? कोशिश कर रहा है कि आपका 10 तक खत्म हो जाए। आप मुझे एक बात बताओ, लाइव क्लासेस ले रहा हूं, क्या ये रिकॉर्डेड नहीं डाली जा सकती हैं? और कितना टाइम लगेगा रिकॉर्डेड डालने के लिए? और मैं अगर आपसे बिना पूछे भी रिकॉर्डेड डाल दूं तो आपको क्या परेशानी होगी? मतलब कोई परेशानी नहीं होगी ना। लेकिन फिर भी अगर कोई टीचर आपके लिए जाग रहा है, आपके साथ मेहनत कर रहा है, आपको सिर्फ मोबाइल खोलकर अपने नोट्स बनाने, अगर आपको उसमें भी तकलीफ है, अगर आपको उसमें भी तकलीफ है, अगर आपको उसमें भी लगता है कि वार एग्जाम पर, भाई मैं आपको एक बहुत बात बता दूं यार, आपको मैं एक बात बता दूं आनंद, सिलेक्शन नहीं होने वाला। आप मेरा बुरा मानो चाहे अच्छा मानो, जब आप किसी की आलोचना करते हो ना, तो एक बात याद रखना भाई, गलतियां सब में है। ऐसा नहीं कि गलतियां आप में नहीं होगी, और ऐसा भी नहीं कि आपने सब कुछ पढ़ लिया है कि आपका सिलेक्शन अब कोई नहीं रोक सकता। एक बात हमेशा याद रखना। तो भैया थोड़ी सी ना अपना दिमाग लगाओ, ये जो चीजें मैं कर रहा हूं ये आपकी भलाई के लिए कर रहा हूं, लेकिन आपको फिर भी बुराई लग रही है, कोई बात नहीं, मैं रिकॉर्डेड डाल देता हूं, आप 2 बजे तक ना पढ़े। ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है आनंद के पढ़ाना ही पढ़ाना है। पर मुझे पर्सनली ये चीज सुनकर बड़ा दुख लगा कि मैं आप लोगों के लिए बीमारी में भी, आज जब मैं बीमार था, क्या मैं आज का कंटेंट रिकॉर्डेड नहीं डाल सकता था? मैं नहीं कह सकता था मेरी तबीयत खराब है तो भी मैं रिकॉर्डेड डाल दूं सेक्शन? क्या मैं सेशन नहीं डाल सकता? रिकॉर्डेड डाल सकता था ना। पिछले 2 सेशन भी रिकॉर्डेड नहीं डाले। तो भाई थोड़ा सा तो दिमाग लगाया कर बेटे। आलोचना बहुत आसान है बेटे, पहले वहां तक उस लेवल तो बन तो जा कुछ जिंदगी में। जिंदगी में कोई एग्जाम तो क्रैक कर ले मेरे भाई आनंद, क्यों आलोचना कर रहा है किसी की यार? अगर नहीं कर पाते हो, अगर नहीं जग पाते हो, तो बेटा ऐसा भी नहीं कि मैंने फोन करके बुलाया है कि नहीं भाई आई जा पढ़ने के लिए। आप चाहते तो ना भी आते, है ना। तो थोड़ा सा तो सोने की चीज, थोड़ी सी तो चीजें देखो यार। मतलब मुझे पर्सनली बात लेकर चलूं, तो मैं पर्सनली बिल्कुल भी, मैंने ऐसा सोचा नहीं था कि तुम्हारे मुंह से ये वर्ड सुनने को मुझे मिलेंगे। सॉरी फॉर दैट यार। सर कम्युनिकेशन एयरफोर्स में नहीं, शिवम कम्युनिकेशन एयरफोर्स में नहीं है, ये नेवी और कोस्ट गार्ड के अंदर सिलेबस में है। अगर आप एएलपी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, लोको पायलट की, तो उसमें मिल जाएगा, आर्मी टेक्निकल मिल जाएगा, बीएसएफ आरओआरएम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, पुलिस सर्विसेज में अगर आप किसी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, रेडियो ऑपरेटर वगैरह की, तो उन सब में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है। चलो ठीक है। बट आपने बोला आनंद, लेकिन इस बात के लिए हम आपसे तहे दिल से माफी चाहेंगे, है ना। दूसरा एक बंदा बोल रहा है कि सर जो उतना कंटेंट दो जितना संभाल पाए। बेटा 11 12th में आपने इससे कहीं ज्यादा संभाला था। अगर आप 11 12th पास नहीं हुए हो ना, तो दोबारा जाके पास कर लो बेटा। अगर आप, मैं कोई ऐसी चीज नहीं पढ़ा रहा हूँ जो 11 12th की बाहर की है, बल्कि 11 12th से बहुत कम है। ठीक है, 11 12th तो बहुत ज्यादा पढ़ा था, लेकिन फिर भी अगर आपके ऐसे विचार हैं, तो मैंने क्या है ना बेटे, मैं जानता हूं कि किसका सिलेक्शन होगा किसका सिलेक्शन नहीं होगा। और आप ये बात भी याद रख लेना, बद्दुआएं भी लगती हैं और ये भी लगते हैं। ठीक है आनंद, बुरा मत मानिएगा मेरी बात को, मैं पर्सनली आपको बस सजेशन दे रहा हूं अपनी तरफ से कि भाई पढ़ाई कर ले, मेहनत कर ले। जिंदगी में जब ठोकर खाएगा ना, तब तुझे समझ में आएगा कि तू कहां पर स्टैंड करता है। इतना आसान इंडिया में सिलेक्शन कभी नहीं था जितना तू समझ रहा है। पढ़ ले, नहीं पढ़ने में आता है तो मत पढ़, छोड़ दे, छोड़ दे बिल्कुल, बीच में से छोड़ दे, कोई बुराई नहीं है आनंद। अगली बार से क्लास में मत आइयो, कोई दिक्कत नहीं है। तुझे लग रहा हो कि मैं तेरे लिए पढ़ाता हूँ, नहीं ऐसा नहीं होता यार, मैं सिर्फ तेरे लिए नहीं पढ़ाता हूँ, मैं बाकी सबके लिए भी पढ़ाता हूँ। आनंद बिल्कुल मत आइयो क्लास में, मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं तुझे अगली बार देखूं क्लास के अंदर। मेरे पे एक एहसान करियो कि मत आइयो अगली बार से क्लास में। तू कहीं वहां पढ़ ले जब 12 पढ़ने की फिजिक्स पढ़ाई जाती हो, वहां से लिया जितना तू संभाल पाए, जितना तेरी औकात हो ना, जितने एग्जामिनेशन क्रैक करने की, वहां तक तू एग्जाम की तैयारी कर बेटा। ये भी मत कर दे कि तू बोले कि आईआईटी जेई का मैं पढ़ने, नहीं भैया इतना मत पढ़ यार। जितनी तेरी औकात हो, जितने एग्जाम तक तू पढ़ सकता है, निकाल सकता है, उतने की तैयारी कर। क्यों एयरफोर्स पकड़ लिया भाई?
तेरे तो बल्ब फ्यूज हो जाना है तेरा, तो तेरा पेपर ही नहीं निकलना, क्या मतलब का। सर एनडीए में कम्युनिकेशन है? नहीं, एनडीए में भी कम्युनिकेशन नहीं है। तो कम्युनिकेशन के लिए सिर्फ कल वही लोग आए जिन लोगों का मतलब, अब आप ये समझो मैं कम्युनिकेशन पढ़ा रहा हूं, क्या मैं कम्युनिकेशन के लिए मना नहीं कर सकता था कि भाई एयरफोर्स में नहीं है, एनडीए में नहीं है, मैं क्यों पढ़ाऊं। लेकिन अगर मैं तेरे लिए मेहनत कर रहा हूं ना, तो तेरे को ये शर्म आनी चाहिए इस बात पे जो तू बोल रहा है। पर्सनली मैं अपनी बात बता रहा हूँ, मतलब मुझे इतना बुरा लगता है आप लोगों के लिए, मतलब शर्म आनी चाहिए। डूब मरो यार, डूब मर कहीं पे भाई आनंद। तेरे को मैं बात बता दूं, अपने छोटा भाई तेरे को बोल के बोल रहा हूँ, डूब मर कहीं पर जाके बेटे। मैं फिर भी पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं, क्यों? क्योंकि हो सकता है कोई कोस्ट गार्ड का बच्चा एग्जामिनेशन दे रहा हो सकता है कोई परमानेंट वैकेंसी की तरफ जा रहा हो। भाई मैं किसी के लिए अगर हेल्प कर रहा हूं तो मैं भी तो चाहूंगा कि वो यार थोड़ी सी मेहनत करे। भाई पढ़ लो यार, क्या कर रहे हो यार, क्या कर रहे हो, क्या कर रहा है भाई आनंद, पहले अपनी जिंदगी में कुछ बन तो जा। कुत्ते भी नहीं पूछेंगे बेटा रोडों पे। अभी तेरी औकात औकात कहां बना है, तू क्या बन गया है अपनी जिंदगी में? खाली सरनेम के अलावा तेरे पास अभी तक कुछ नहीं आया है, तो जिंदगी बन तो जा। क्या तो क्या क्या जिंदगी जिएगा भाई? तू ट्रेनों के अंदर ईयरफोन बेचता घूमेगा, देखियो, अगर तू पढ़ा नहीं तो। अभी तेरी जिंदगी क्या हो जाएगी भाई? रोडों पे जो लोग घूमते हैं ना भाई, चप्पल चटकाते हो, बिल्कुल सैंटा आदमी बन रहा है यार तू जिंदगी में। क्या मतलब, मैं क्या ही कह दूं यार, तू जिंदगी में क्या करेगा तू बता आनंद। तेरी जिंदगी में तेरे पे कुछ समझ नहीं रहा। तेरे पे 11वीं 12वीं पास नहीं हुई, पता नहीं कैसे पास हुआ है तू। तो कैसे जिंदगी में क्या करेगा? चीटिंग से छापा है तूने 11वीं 12वीं की, तूने जिंदगी में क्या करा है क्या नहीं करा है। तू क्या बनेगा रे यार, तू क्या जिंदगी में बनेगा यार। तो मेरे को लगता है कि साले तू रोड पे ना घूमे यार। भाई मैं तो तेरे लिए चिंता हो रही है यार, तू क्या करेगा तू अपनी जिंदगी में? तेरे पे कोई एक एग्जाम नहीं क्रैक होना यार, तू क्या बात कर रहा है यार। भाई मुझे पता है यार तू कुछ नहीं कर पा रहा है। जब तेरे को इतना ही नहीं समझ रहा, तेरे पे क्या समझेगा यार जिंदगी में? तब तेरे पे 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं नहीं समझ रही, तो तेरे पे क्या समझेगा? और 8वीं पास के लिए कौन सा पेपर निकलेगा भाई तेरे लिए? भाई अपने औकात के हिसाब से तो एग्जाम क्रैक कर यार, एग्जाम के साथ के लिए तू, अरे तू क्या करेगा जिंदगी में? मैं बताऊं यार, रोड पे यार क्या कुत्ता क्या पूछेगा? मैं तेरे को बोलना ही बेकार है यार। तू जिंदगी में क्या करने वाला है आनंद? किस बात का आनंद ले रहा है तू जिंदगी से यार? किस लिए जी रहा है भाई तू? क्या जिंदगी में क्या कीड़े मकोड़ों की जिंदगी जीने आया है क्या तू जिंदगी में? क्या जिंदगी में जीने आया? तो कीड़े मकोड़े की जिंदगी जीना चाहता है? जिंदगी में कुछ बनना चाहता है कि नहीं बनना चाहता है भाई? तो जिंदगी में क्या करना क्या चाहता है? क्या इसी तरीके से तू चाहता है मैं इसकी तैयारी करूं, फिर कल कांस्टेबल की तैयारी करूं, परसों मैं मोबाइल की दुकान खोलूं, मेरे पापा मेरे लिए मोबाइल की दुकान खुला देंगे, रिपेयरिंग में लगा रहेगा वहां पर, वोल्ट मीटर जोड़ते जोड़ते? ये काम करना चाहता है क्या तू जिंदगी में? तो तू करना क्या चाहता है भाई? तुझे पे कौन सा पेपर निकलेगा भाई? अगर तुम्हें यह समझ रहा है 9th 10th तो निकलेगा क्या तेरे पे? कुछ नहीं निकलना भाई। क्या निकलना तेरे पे? लिख के ले ले यार, तू लिख के ले ले भाई। तू अगर भाई अजीब दोगलापन है यार, तो लिख के ले ले। पढ़ तो ले मेरे भाई, पढ़ तो ले, कुछ तो पढ़ ले भाई। पेपर में न्यूमेरिकल आते हैं 17 18 15 14, कहां से निकाले? अबे तेरे पे एक न्यूमेरिकल नहीं बनना, कहां से न्यूमेरिकल बन जाएंगे भाई तेरे पे? क्या करेगा तू भाई? ना रजनीगंधा बेच ली तो कहना तू यार। चलिए भैया ठीक है, क्या बोल रहे थे? चलिए भैया हम क्या कह रहे थे? हाँ जी, अब पूछो मुझसे क्या पूछना चाह रहे हो। अच्छा ठीक है भैया। बेटा सत्येंद्र ठाकुर, तो आपके थ्योरी कंसेप्ट नहीं क्लियर है। थ्योरी को एक लाइन से पढ़ो, लेक्चर छोड़ छोड़ के मत स्किप करके पढ़ा करो, एक एक लाइन को पढ़ा करो, और एक लाइन पे कम से कम 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया करो। 11th 12th की अपनी किताबें उठाओ। अब तो खैर इतना समय नहीं बचा है, काफी सारा समय निकल चुका है सत्येंद्र, अब उस जिंदगी में कोई मकसद नहीं है। आप एक काम करो, 11th 12th की किताबें उठाओ और जितना पढ़कर जाओ वो अच्छा पढ़कर जाओ। 11th क्लास के टॉपिक जो भी आप टॉपिक उठा रहे हो, जैसे आपने कोई सा भी टॉपिक उठाया, आपने कहा मोशन इन 1D उठाया, तो उस पर कम से कम हर टॉपिक पे 20-20 न्यूमेरिकल करके चलो, 20-20 थ्योरी के क्वेश्चन करके चलो। अपनी 11th 12th की मेरे नोट्स पढ़ो और नोट्स के बाद क्वेश्चंस लगाओ जिसमें वेरी शॉर्ट आंसर टाइप दे रखे। कम से कम एक चैप्टर से 100 क्वेश्चन कम से कम लगा के चलो, आप पे किताब नहीं किताब का बाप बनेगा। और क्या कहो, किताब नहीं किताब की बाप आपके एग्जाम में निकलेगी। आप पेपर पढ़ो तो बेटा, पर 100 क्वेश्चन आपने आज तक नहीं किए होंगे, पूरी फिजिक्स से 100 क्वेश्चन नहीं करे होंगे, कहां से करोगे एक चैप्टर से 100 क्वेश्चन? अरे चल रहे, चल रहे, तेरी बातें किसी को आलोचना करने वाली हैं और तू बोलता है मैं बना हूं। अबे चल रहे, तू पेपर पे निकाल काय को यहाँ पे पढ़ भाई। तू किसी की आलोचना कर रहा है जिंदगी में, तू कह रहा है तू कुछ बना है।
भाई जो जिंदगी में बन जाते हैं ना भाई, वो अपने से काम रखते हैं, आलोचना नहीं करते हैं दूसरों की। चल रहे तो चल रहे। चलिए भैया। अरे जिंदगी में कुछ बन गए तो बहुत ब्रिलियंट बात है, नहीं बने तो पढ़ाई करो यार। चलो भाई ठीक है, नमस्ते भैया। कम्युनिकेशन सिस्टम के लिए कल मिलूंगा। जो लोग नेवी कोस्ट गार्ड की प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर कोई भी एग्जामिनेशन भरता है नेवी कोस्ट गार्ड था, उन सब के लिए रात को 9 बजे कल फिर मुलाकात होगी। कल फिर मेरी 3 क्लास लगाऊंगा मैं, कल रात को फिर से क्वेश्चन करेंगे। तो भैया सत्येंद्र, अगर 100 क्वेश्चन करने के बाद भी सत्येंद्र नहीं लग रहे हैं तो इसका तो कोई इलाज नहीं है यार, फिर तो मैं क्या ही इससे हेल्प कर सकता हूँ यार सत्येंद्र। तुम बेटा मेरे को पर्सनली मिलो यार सत्येंद्र, मैं हेल्प करने की कोशिश करूंगा। देखो पर्सनली मुझे कॉल करो, मैं तुम्हारी हेल्प करने की कोशिश करूंगा। अगर तुम्हारे हर चैप्टर में 100 क्वेश्चन लगाने के बाद भी क्वेश्चन नहीं बन रहे तो लेट्स होप कि कुछ कर पाए। ठीक है। अबे जिंदगी बेटा आनंद, एक बात बोलूं यार फिर तो, जिंदगी में जिसकी जिंदगी में 2 ऑप्शन है भाई जिंदगी में, क्या उम्मीद थी आनंद तेरे से यार। चल ठीक है यार, जो भी है तेरा, भगवान भला करे यार, अपनी कोशिश करना, अपनी जारी रखना है ना एयरफोर्स की। मिली हो जब कभी एयरफोर्स में कुछ बन जाए यार, है नहीं हो। चलो भाई, तेरा भला हो यार, और क्या कह सकते हैं। चलिए भैया, चलिए भाई ठीक है। पढ़ो यार, क्या तुम बकवास कर रहे हो यार, पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दो। कोई 2 बजे तक पढ़ा यार, तुम्हारे लिए तो अच्छा है ना, क्या कोई 2 बजे तक पढ़ा रहा है, तो बुराई क्या है यार। आप भी 2 बजे तक पढ़ सकते हो, उसमें बुरा क्या है यार। आप भी 2 बजे तक पढ़ सकते हो आनंद, बुराई क्या है इसमें यार। एग्जाम पर अगर आपके लिए मेहनत कर रहा है तो गो फॉर इट यार, नहीं लग रहा है तो नहीं जाओ यार उसके लिए। चल भैया ठीक है, पढ़ाई लिखाई कर, कुछ एग्जाम में बन जाए यार, मैं तो खुद चाहता हूँ कि तू बने कुछ जिंदगी में। पर ऐसे स्टेटमेंट पास मत कर किसी के लिए यार। एग्जामपुर यार तेरे लिए बहुत मेहनत कर रहा है यार, एग्जामपुर के लिए नहीं सुनूंगा यार कुछ भी। थैंक यू भाई, थैंक यू।